Okay, friends, so we were almost done with the Cold War. तो कोल्ड वॉर अपना हो गया था. अभी हमें क्या करना है? कॉजेज एंड फॉल ऑफ यूएसएसआर. हमने पढ़ लिया कि व्हाट ऑल हैपेंड. कोल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1948, एंडेड इन 1991. 1948 में कैसे स्टार्ट हुआ था? कैन एनीवन टेल मी व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट? हमने डिस्कस किया था. वी डिस्कस समथिंग. व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट? नॉट एग्जैक्टली. ट्रूमन डॉक्ट्रिन याद है सभी को? ट्रूमन डॉक्ट्रिन वाज द trigger point. Okay, then what happened? Berlin blockade. Then happened the Korean War. Okay, उसके बाद क्या हुआ था? Bay of Pigs invasion. We then studied about the Cuban Missile Crisis, Vietnam War. You cannot hear me. You have to join. Audio join करो. अरे यार इसको बोलना पड़ेगा. एक मिनट. Somebody write to him to please join the audio. Wait. Okay. So join the audio. मैं कैसे बताऊं? इसको तो सुनाई भी नहीं दे रहा है. तो रुको एक मिनट. ओके, आई थिंक बॉटम लेफ्ट हैंड साइड में है. एनीवेज बोलने का कोई फायदा नहीं है जब सुनाई नहीं दे रहा है. एनीवेज चलो. सो इफ द प्रॉब्लम परसिस्ट आई विल हेल्प हिम आउट. नो इश्यूज. तो 1948 में इट स्टार्टेड विद द ट्रूमन डॉक्ट्रिन. उसमें क्या था? दैट अमेरिका नीडेड टू गो आउटसाइड टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट. ओके. यस, नाउ आई थिंक नाउ यू कैन हियर मी. एक यस. ठीक है. 1991. 1991, हाउ डिड द कोल्ड वॉर एंडेड विद द फॉल ऑफ यूएसएसआर. तो हमने सभी चीजें डिस्कस कर ली. ओके, वी हैव डिस्कस्ड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द केसेस रिगार्डिंग कोल्ड वॉर. तो अब हम फाइनल जो शोडाउन है, दैट इज द फॉल ऑफ यूएसएसआर, उसके बारे में बात करते हैं. तो थोड़ी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ऐसी चीजें जो किसी और ने आपको नहीं बताई होंगी आज तक कोल्ड वॉर के बारे में. एंड इट इज मोर और लेस लिंक्ड टू द इकोनॉमिक एस्पेक्ट. हम हमेशा बात करते हैं अमेरिका जीत गया और यूएसएसआर हार गया. भाई अमेरिका कैसे जीता? व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट? तो देखो, यूएसएसआर जो है, इट गॉट इनटू एन आर्म्स रेस. और प्रॉब्लम क्या थी कि जो उसका इकोनॉमिक वो था, इकोनॉमिक आउटपुट था, दैट वाज नोवेयर क्लोज टू दैट ऑफ यूएसएसआर. और यूएसएसआर एक और चीज क्या करता था? कुकिंग द बुक्स. व्हाट डज दिस मीन, कुकिंग द बुक? इसका मतलब वो अपने जो इकोनॉमिक फिगर्स हैं, उसके जो इकोनॉमिक फिगर्स हैं, उसको मैनिपुलेट करता था. इट यूज टू से ओके 300 बिलियन का आज हमारा जीडीपी है, 250 बिलियन का जीडीपी है, इट इज क्लोज टू अमेरिका. और एक और चीज क्या करता था? दैट रूबल वाज पेग्ड टू द डॉलर. रूबल जो है वो डॉलर से पेग्ड था. मतलब एक रूबल वाज इक्वल टू $1. और ये फ्री मार्केट सिस्टम में रूबल वुड हैव लॉस्ट इट्स वैल्यू. लेकिन व्हाट हैपेंड वाज, यूएसएसआर ने रूबल को उसको पेग कर दिया यूएस डॉलर से. तो उसके वजह से क्या होता था? दैट उसकी जो इकोनॉमी है वो मैनिपुलेटेड दिखती थी. दूसरी चीज प्रॉब्लम क्या थी? इनएफिशिएंट कमांड इकोनॉमी. आपको मैं थोड़ा डेटा अगर दे सकता हूं तो जरूर दूंगा. उसमें डेटा मैंने क्या रेफर किया है वाइल रीडिंग कोल्ड वॉर? तुर्कमेनिस्तान का गैस आउटपुट. सो तुर्कमेनिस्तान वाज वन ऑफ द सोवियत रिपब्लिक्स और वहां पर बहुत गैस है, लॉट ऑफ गैस. एंड अजरबैजान का ऑयल प्रोडक्शन. सो जो एस्टिमेटेड ऑयल प्रोडक्शन था, एस्टिमेटेड ऑयल प्रोडक्शन था और एस्टिमेटेड गैस आउटपुट था तुर्कमेनिस्तान का, और ऑयल प्रोडक्शन था अजरबैजान का, दैट वाज 50 to 60% लेस देन द पोटेंशियल. वाई? अगेन इंजीनियर्स क्या थे? इंजीनियर्स गवर्नमेंट इंजीनियर्स थे. दे वेर सर्विंग द गवर्नमेंट. जैसे पीएसयूज होता है ना, ऐसे समझ सकते हो आप कि पीएसयूज होता है. व्हाई दे आर नॉट दैट एफिशिएंट? बिकॉज दे आर नॉट ड्रिवन बाय प्रॉफिट. जो सोवियत इंजीनियर्स थे उनको पता था जो मेरी सैलरी है वो तो आएगी, मैं काम करूं ना करूं. तो इट वाज अ बिग पीएसयू. द इंटायर कंट्री
was a big PSU, public sector unit. The entire country was like BSNL, Air India. भाई यहाँ पर देखो, अगर आप इंडिया में एटलीस्ट टाटा, बिरला, अंबानी कोई तो था, वहां पर तो कोई नहीं था टू काउंटर द दैट प्रोडक्शन. प्रॉब्लम क्या थी? इट वाज अ कम्युनिस्ट स्टेट एंड एवरीवन, ओके, एवरीवन वाज बेसिकली वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट. और उसके वजह से क्या हुआ? इनएफिशिएंसीज. they were working at 50 to 60% production rate. The trade unions, बेसिकली ट्रेड यूनियंस भी सीसी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, सीसीसीपी, ओके, सेंट्रल कमिटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, उससे अफिलिएटेड थे. और उसके वजह से जितने फैक्ट्रीज थे उनका प्रोडक्शन जो था वो मोर और लेस इट वाज फार बिलो द पोटेंशियल. व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो इंसेंटिव. सबकी सैलरी फिक्स थी. अगर आप एक डॉक्टर थे, एक एस्ट्रोनॉट थे, कॉस्मोनॉट बोलते हैं, अगर आप एक डॉक्टर थे या एक कॉस्मोनॉट थे, आपकी सैलरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं था. योर सैलरी वाज अराउंड 30 to 40 रूबले या रूबल पर मंथ. ओके, रशियन में रूबले, इट इज प्रोनाउंस्ड एज रूबले. ओके, एंड रूबल हम बोलते हैं इंग्लिश में. तो 30 to 40 रूबले या रूबल था. और वहीं पर एक सैनिटेशन वर्कर का या एक मीनियल वर्कर की सैलरी कितनी थी? 25 रूबल. तो आप में एज अ हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर और एक सैनिटेशन वर्कर की सैलरी में ज्यादा फर्क नहीं था. दिस इज द सेम प्रॉब्लम दैट क्यूबा इज नाउ फेसिंग, एंड दिस वाज अ प्रॉब्लम दैट यूएसएसआर फेस्ड. आप एक डॉक्टर थे तो यू वुड बी लिविंग विथ अ सैनिटेशन वर्कर इन द कम्युनल फ्लैट्स. देयर वाज नो इंसेंटिव. ओके, आप इनिशियली क्या हुआ, क्रुश्चेव के आने के पहले जब स्टालिन की सरकार थी, तो बेसिकली एवरी पर्सन, ओके, वेदर अ डॉक्टर और साइंटिस्ट और एनीवन, ओके, दे यूज्ड टू शेयर अपार्टमेंट्स. शेयर्ड अपार्टमेंट्स में रहते थे. तो आप क्या देखते हो यार, मैंने इतनी पढ़ाई की, आई स्टडीड सो मच, आई आई वर्कड हार्ड सो मच, and my salary is the same as that of the lafanga or the punter of my college. मेरी सैलरी में यहाँ पर इंडिया में क्या है और मे बी यूएस में क्या है, फ्री मार्केट स्टेट्स में, कि यार मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, मेहनत कर लेता हूँ, अपना बिजनेस ग्रो कर लेता हूँ, let me go to IIT. Why? Then I can have the flat in the best society. I can have the best car. Okay, I can get away from poverty. है ना? लेकिन यूएसएसआर में क्या कंसेप्ट था? आप अगर यू वर अ मेजर और अ कर्नल इन दी आर्मी, आपकी सैलरी थी 40 रूबल. और वहीं पर जो आपका सार्जेंट था या आपका प्राइवेट था, उसकी सैलरी कितनी थी? 25 रूबल. तो ज्यादा फर्क ही नहीं है. आप भी लाइन में लगे हुए हो सोप के लिए, आपके पीछे भी लाइन में लगा हुआ है आपका प्राइवेट. यहाँ पर क्या है? ओके, इफ यू आर अ कर्नल, आपने एसएसबी क्लियर कर लिया, तो यू नो दैट ओके यू आर प्रिविलेज्ड, यू विल गेट बेटर प्रिविलेजेस. ओके, आप दूसरी जगह शॉपिंग कर सकते हो. देयर विल बी अ सेपरेट लाइन फॉर यू इन दी आर्मी कैंटीन. लेकिन वहां पर क्या था? देयर वाज नथिंग लाइक दैट. ओके, आपका जो सर्जेंट था वो भी आपके साथ खड़ा हुआ है सोप लेने के लिए. जो आपका सार्जेंट है वो भी खड़ा हुआ है आपके साथ सोप लेने के लिए. आपकी सैलरी में 10-15 रूबल, $10-15 का फर्क है. यहाँ पर क्या है? देयर इज अ मैसिव डिफरेंस. इंसेंटिवाइज होता है, राइट? ह्यूमन बीइंग्स नीड इंसेंटिव. ओके, अगर यहाँ पर सपोज मैं कर्नल की सैलरी इंडिया में 40,000 रुपए कर दूं और मैं एक प्राइवेट अग्निवीर की सैलरी 35,000 रुपए कर दूं, ओके, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस रह जाएगा? नोबडी विल एस्पायर टू वर्क हार्ड. दैट इज द ट्रूथ. Okay, that is, and this truth did not go into the ears of the Communist Party members. उन्होंने यही चीज रखा. What about CCP members? Here is the funny thing. Here is the funny thing that in a normal society, what happens? There are 3 layers. ध्यान से सुनना. एक लेयर ऊपर में रहता है, एक लेयर बीच में रहता है. This is the elites. जैसे अंबानी, अडानी, all of these people. जैसे टाटा. These are the elites. नारायण मूर्ति, इन्फोसिस. These are the elites of India. फिर बीच में कौन आता है? मिडिल क्लास आ जाता है. वो हम जैसे लोग होते हैं, एस्पायर करते हैं एलीट बनने के लिए, कि पढ़ लेते हैं एलीट बन जाएंगे. देन देयर इज अ पुअर क्लास और द वर्किंग क्लास.
जो एस्पायर करता है मिडिल क्लास बनने में कि यार हमें भी थोड़ा टीवी वगैरह एसी वगैरह चाहिए, लेकिन इन अ कम्युनिस्ट कंट्री व्हाट हैपेंस इज दैट ऊपर में एलीट रहते हैं और नीचे सारे रहते हैं, देयर इज नो मिडिल क्लास, द एलीट स्टिल एग्जिस्ट, दोनों सिस्टम में द एलीट स्टिल एग्जिस्ट्स, लेकिन मिडिल क्लास इज एब्सेंट इन अ कम्युनिस्ट सिस्टम। द मिडिल क्लास इज एब्सेंट, व्हाई द मिडिल क्लास इज एब्सेंट? बिकॉज उनकी सैलरी इतनी लो होती है। आज के डेट में क्यूबा इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, क्यूबा में डॉक्टर्स, सर्जन्स, what they are doing, they are driving cars for the American tourist के लिए, because while driving the car they can earn $1,000 per month in Cuba. But if they are doctors in under the Cuban Ministry of Health, what their salary is $18, उनकी सैलरी $18 है। तो सर्जन्स, क्वालिफाइड नर्सेस, क्वालिफाइड प्रोफेसर्स, दे आर ड्राइविंग फॉर अमेरिकन टूरिस्ट, and that, or they are making a boat and they are flooding this Florida in large numbers, because they are saying भाई वहां पर हमारा जो डॉक्टरी हमने किया उसका कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, so that is the problem with the communist system, there is no incentive, the entire incentive structure is broken, my friend, the entire incentive structure is totally broken। उसी के चलते जो प्रोडक्शन है यूएसएसआर का वो स्टैग्नेट कर गया। यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, सपोज देयर इज अ पैच ऑफ लैंड, वहां पर सोवियत इंजीनियर्स ने ऑयल का डिस्कवरी किया, बिकॉज सोवियत यूनियन वाज एंडाउड विथ अ लॉट ऑफ ऑयल। सोवियत यूनियन जो था उसके पास काफी ज्यादा ऑयल था और नेचुरल गैस था। सो व्हेन दे वेंट देयर, व्हेन द सोवियत इंजीनियर्स वेंट एंड फाउंड ऑयल, तो सपोज अब प्राइवेट कंपनी को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे तो प्राइवेट कंपनी विल ट्राई इट्स बेस्ट कि लास्ट ड्रॉप तक ऑयल निकाल दूं मैं। Whereas the Soviet engineers, they went, they did not have the best standards, they did not had the best equipments, and what they did was they plundered the area। जहां पर 50 बिलियन बैरल निकलना चाहिए था, वहां से कितना निकला? 5 बिलियन। बिकॉज उनका जो उन क्वालिटी था, स्टैंडर्ड था, मोटिवेशन था, देयर वाज नो ओवरसाइट। बिकॉज अगेन पीएसयूज, आपको पता है ना पीएसयूज में क्या खेल मच रहा था इंडिया में। what happens in PSUs in India, the same thing happens with the PSUs in the Soviet Union। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिया में एटलीस्ट देयर वाज सम प्राइवेट सेक्टर ड्यूरिंग द सोशलिस्ट एरा, तो एटलीस्ट कुछ प्रोडक्शन हो जाता था। इन कंपैरिजन यूएसएसआर में इट वाज अ वन जाइंट मेस। ओके, उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, दैट इट बिकेम अ ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी। मतलब वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन दे ट्राइड, लेकिन कंज्यूमर गुड्स बनाते थे नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स इविल माना जाता है। कम्युनिस्ट जो है वो कंज्यूमर गुड्स को इविल मानते हैं। जैसे टीवी, टीवी के लिए आपको 15 साल लाइन में लगना पड़ता था। जैसे कार, अगर आपको लाडा, लाडा एक कार आती है, यूएसएसआर की कार होती थी, अभी भी कंपनी एग्जिस्ट करती है, इट वाज लाइक अम्बेसडर, हमारा जैसे अम्बेसडर होता, तो लाडा चाहिए आपको तो 10 से 15 साल का वेटिंग था। कंज्यूमर गुड्स नहीं बनाते थे वो, व्हाई? बिकॉज कंज्यूमर गुड्स जो थे उसको इविल माना जाता था, एंड इट वाज सेड टू बी अ कैपिटलिस्ट बेसिकली कॉन्स्पिरेसी। ओके, कैपिटलिस्ट कॉन्स्पिरेसी मानी जाती थी। इसके वजह से उन्होंने कंज्यूमर गुड्स बनाई नहीं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है कंज्यूमर गुड्स जब आप बनाते हो। ओके, और ऑयल एंड नेचुरल, फिर उन्होंने क्या किया भाई, उनको बनाना नहीं था तो ऑयल एंड नेचुरल गैस बनाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, उसको निकाल के बेचना स्टार्ट कर दिया, तो रिलाई करने लगे। यहां पर क्या हुआ कि 1973 तक सब अच्छा था। 1973 में देयर वाज एन ऑयल क्राइसिस। उसके वजह से क्या हुआ था, ओपेक ने क्या किया था, बेसिकली 1973 का जो इजराइल वॉर था, इजराइल अरब वॉर, यौम किपुर वॉर जिसको बोलते हैं, इजराइल अरब वॉर में अरब कंट्रीज गुस्सा हो गए थे, एंड दे सेड कि हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, तो उसके वजह से ऑयल की प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गई थी। तो यूएसएसआर को ब्रीफली फायदा हुआ था 1973 में, बिकॉज सिंस इट हैड अ लॉट ऑफ ऑयल, इट हैड ऑयल इन द उराल माउंटेन्स, इट हैड ऑयल इन द अजरबैजान कॉकसस रीजन,
तो वहां से निकाल निकाल के बेचते थे. तो व्हाट इट वाज डूइंग, it was the oil and natural gas production, and the export was hiding the other failures, hiding failures in other sectors. Basically, what the oil prices was doing, it was hiding the failure of the Soviet economy in other sectors. Problem क्या होती थी? I'll tell you something, that suppose there are 10 sectors. Okay, यहां पर रशियन इकोनॉमी के बारे में भी मैं एक चीज बताऊंगा आपको. सपोज ए बी सी डी ई एफ, देर आर सपोज 6 फैक्ट्रीज. ओके, फैक्ट्री एफ इज प्रोड्यूसिंग ऑयल एंड गैस, एंड फैक्ट्री ए बी सी डी ई इज प्रोड्यूसिंग अदर थिंग्स. तो फैक्ट्री एफ जो है उसने क्या किया, $100 बिलियन का, बिकॉज द ऑयल प्राइसेस वाज सो हाई, द ऑयल प्राइसेस वाज सो हाई, तो $100 बिलियन का प्रॉफिट दे दिया. इट वाज नथिंग, ये मेरिट पे नहीं था, ये सिर्फ वर्ल्ड का ऑयल प्राइसेस बढ़ गया था. दैट्स व्हाई $100 बिलियन हो गया था. बाकी में था -10 बिलियन, -15 बिलियन, -10 अगेन, -15, सपोज -5. व्हाट वाज हैपनिंग, दिस 100 बिलियन प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइसेस, वो जितने भी बाकी के फेलियर्स थे, जो लॉस मेकिंग सेक्टर्स थे सोवियत इकोनॉमी के, उसको छुपा दे रहा था. And it all came crashing down in the 1980s when the oil prices slumped. 1980s में क्या हुआ कि ऑयल प्राइसेस कम होते चले गए, और जो यहां पर 100 बिलियन दे रहा था वो कितना 20 बिलियन देने लगा. तो जैसे ही ये ऑयल एंड नेचुरल गैस फैक्ट्री से कम पैसा आने लगा, द सोवियत इकोनॉमिस्ट रियलाइज, द सोवियत अकाउंटेंट्स, द सोवियत गवर्नमेंट रियलाइज कि यार हम अब अपने फेलियर को और नहीं छुपा सकते हैं. पीपल विल कम टू नो. बिकॉज पहले क्या होता था, लॉस मेकिंग फैक्ट्री में वर्कर्स को फायर नहीं किया जाता था. पीपल वेयर टेक्निकली, ऑल पीपल वेयर एम्प्लॉयड. ओके, इवन इन लॉस मेकिंग कंपनीज. एयर इंडिया में कैसा होता था, यू रिमेंबर एयर इंडिया, जब भी 70,000 करोड़ का नुकसान, द गवर्नमेंट यूज टू गिव देम अ पैकेज. 1 लाख करोड़ का नुकसान, गवर्नमेंट यूज टू कम विथ अ बेल आउट पैकेज. इट इज सेड कि एयर इंडिया का जो कैप्टन होता था, एयर इंडिया का जो कैप्टन होता था, ही यूज्ड टू हैव 4-5 ट्यून्स जस्ट टू पिक अप हिज बैग एंड पिक अप हिज जैकेट. ये सारे उनके, दिस वाज द रीजन why it was so loss making. And now imagine the entire country is a PSU, and that is USSR for you. Okay, अब समझ में आया what was the problem with the Soviet economy. उसके साथ उन्होंने क्या किया, उसके साथ they started doing an arms race with the United States. अब United States है क्या, it is a free market capitalist society. The United States is a free market capitalist society. Obviously वो what it used to do, जहां पर loss making factories है उसको बंद कर दिया. There was incentive, private sector led growth. The government used to regulate but leave the businesses to private sector. Private sector के पास क्या है, incentive है, that okay, I will make the money. People used to open businesses, they used to generate jobs. ये चीजें यूएसएसआर में पॉसिबल नहीं थी. आप अगर यूएसएसआर में बिजनेस करते थे, आप अगर यूएसएसआर में बिजनेस करते थे, तो यू वेर कॉल्ड अ स्पेक्यूलेशनिस्ट एंड यू वेर गिवन डेथ सेंटेंसेस आल्सो. यू वेर सेंट ऑफ टू द गुलाग. अगर देखना है, अगर आपको यू आर इंटरेस्टेड, तो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है, उसका नाम है फ्रात्सा. चेक करोगे, फ्रात्सा इज अ रशियन, रशियन वेब सीरीज. तो वो दिखाता है कि कैसे ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स वो सॉलिसिट करते थे. ग्रुप ऑफ सोवियत यंगस्टर्स, दे यूज्ड टू गो टू द एयरपोर्ट, मॉस्को के एयरपोर्ट में, और वहां पर जो फॉरेनर्स आते थे उनसे बोलते थे क्या आप हमें डॉलर्स दे सकते हो, उसके बदले में हम आपको वी विल गिव दिस प्रोडक्ट्स टू यू. और फिर डॉलर को कैसे वो चेंज करते थे. एंड द सोवियत अथॉरिटी, दे कॉट दीज पीपल, एंड उनको कैसे उन्होंने इनकाउंटर कर दिया था. तो ये पूरा बड़ा अच्छा सीरीज है, फ्रात्सा नाम है इसका. यू कैन वॉच दैट एंड आपको समझ में आएगा व्हाट द सोवियत इकोनॉमी. ओके, सोवियत इकोनॉमी के पीछे का निटी ग्रिटीज जो है, इट इज वेरी वेल पोर्ट्रेड इन दिस थिंग. उसमें क्योंकि उसको इविल माना जाता था. व्हाई स्पेक्यूलेशन वाज बैंड. स्पेक्यूलेशन मतलब क्या होता था, बिजनेस करना. बिजनेस करना बैन क्यों होता है, बिकॉज उसको इविल माना जाता था. एंड इट वाज सेड कि कैपिटलिस्ट कॉन्स्पिरेसी है बिजनेस करना. ओके, इट इज टू ऑप्रेस द वर्कर्स. बट द प्रॉब्लम वाज व्हाट,
यहाँ पर आपने मिडिल क्लास को तो मार दिया बिकॉज ऑफ योर स्ट्रक्चर। एलीट फिर भी है, एलीट कम्युनिस्ट पार्टी वर्कर्स फिर भी है जिनको कार 6 महीने में मिल जाए, 3 महीने में मिल जाए। बाकी जो जनता है उनको 10 से 15 साल लगे। That was the problem there. There was an elite which was oppressing everyone, but there was no aspirational middle class. फिर आर्म्स रेस में चले गए, पैसा वैसा था नहीं, किसके साथ आर्म्स रेस में चले गए? अमेरिका के साथ में। जिसने क्या किया, R&D में खूब रिसर्च के लिए पैसा डाला। जैसे ही मान लो ये अमेरिका यूज टू स्पेंड $10 billion, the Soviets also used to spend $10 billion. They also used to create good tanks, they also used to create big aircraft carriers, they also used to create this mammoth submarines. लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। स्पेंडिंग बढ़ते गई और अमेरिकन इकोनॉमी जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी ग्रो करते रहा बिकॉज इट वाज एफिशिएंट। देयर वाज इंसेंटिव ना कि यार मैं अगर अमेरिका में अच्छा कर रहा हूं तो आई कैन ओन अ बिग होम, मेरे पास एक बड़ा घर हो सकता है। और सोवियत यूनियन में आप अच्छा कर रहे हो तो क्या होगा? कुछ नहीं, वही शेयर्ड किचन, वही शेयर्ड बेडरूम, आप किसी और के साथ यू आर शेयरिंग योर बेडरूम। ये चीजें थोड़ी बहुत ठीक होने लगी थी टुवर्ड्स द एंड। ओके, यू कुड हैव योर ओन हाउस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सोवियत यूनियन, ऑलराइट। बट व्हाट हैपेंड वाज इन द इनिशियल स्टेजेस ये इंसेंटिव था ही नहीं बिकॉज यू वेर मोस्टली 4 फैमिली के साथ 2 बेडरूम का फ्लैट शेयर कर रहे थे। अगर आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं, आपको एक रूम मिल जाता था, आपको एक रूम मिल जाता था। इफ यू वांट सम मेडल फॉर यूएसएसआर, आप अगर बहुत ब्रेव ऑफिसर है, आपने हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन मेडल जीता, तो गवर्नमेंट यूज टू अलॉट यू वन सिंगल फ्लैट, 1 बेडरूम, दैट्स इट। इंसेंटिव नहीं था ना, यू कैन नॉट स्टार्ट योर बिजनेस, तो प्रोडक्टिविटी आएगी कहां से? और आप उसके बाद क्या कर रहे हो? प्रोडक्शन है नहीं आपका, यू आर रिलाइंग ऑन ऑयल एंड गैस। what you are doing, you are competing with a country which is 100 times more efficient than you are। और उसके साथ एक और प्रॉब्लम क्या है? that you are cooking the books। आप अपना जो जीडीपी फिगर है उसको डिकेड्स तक, नॉट इवन 1-2 years, डेकेड्स तक यूएसएसआर ने अपना जो जीडीपी है उसको यूएसए के बराबर दिखाया। वेयर एज इन रियलिटी एक्चुअल ऑन द ग्राउंड 10% भी नहीं था यूएसएसआर का जो प्रोडक्शन है। Then political challenges were also there. There was heavy bureaucratic inefficiency. So I still remember reading about this person called Kim Philby. Kim Philby was a British double agent. वो काम करता था MI6 के साथ और KGB के साथ। तो वो क्या था? He was a dedicated communist जिसने MI6 में इन्फिल्ट्रेट किया था। जब पता चल गया MI6 को that Kim Philby is a Soviet agent, तो किम फिल्बी को केजीबी ने क्या किया? निकाल दिया और मॉस्को ले आए। जब किम फिल्बी मॉस्को पहुंचा तो ही रियलाइज्ड हाउ इनएफिशिएंट द ब्यूरोक्रेसी इज। बिकॉज अगर उसको चिकन चाहिए था खाने के लिए, अगर सपोज इफ यू वांट टू ईट चिकन, तो आपको 1 हफ्ते लाइन में लगना पड़ता था, एंड दैट अगेन इट वाज नॉट गारंटीड। किम फिल्बी रोट हिमसेल्फ, अगर सपोज इफ यू वांट टू गो टू द ओपेरा, अगर आपको मॉस्को में कोई ओपेरा जाना होता था तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं था कि आप टिकट खरीद सकते थे, यू नीडेड टू हैव कनेक्शंस। पैसा was not a guarantee, money was not a guarantee, the bureaucracy was so inefficient कि money was not a guarantee in Soviet Union that you can get anything. Same thing happened in India during the Soviet times। during the socialist times इंडिया में भी यही प्रॉब्लम थी। अगर आप एक बिजनेसमैन है, ऑनेस्ट बिजनेसमैन है, तो आपको तंग करेंगे लोग। सेम थिंग यूज्ड टू हैपन इन यूएसएसआर। देयर वाज एन ओवर ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी। अगर एक ऑफिस में 10 लोगों की जगह है तो सोवियट्स यूज्ड टू रिक्रूट 20 पीपल जस्ट टू शो दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 0। ओके, लाइन क्यों लगना रहता था? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बिकॉज उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन हाउ मच पीपल कैन स्पेंड। यहां पर एक चीज बताता हूं, आपको समझ में आएगा व्हाट द सोवियत सिस्टम वाज। देखो वहां पर क्या थी, एक अच्छी बात थी कि आप गरीब है अमीर है, prices used to be same। there used to be a store called the गुम स्टोर्स होता था। तो गुम जो स्टोर होता था वहां पर कोई भी बंदा जा सकता था और कूपन दिखा के सामान खरीद सकता था। बट यू वेर गारंटीड ओनली सर्टेन थिंग्स, जैसे 1 किलो शुगर, एक सोप फॉर द इंटायर मंथ, और उसके साथ आपको 4 पोटैटो
ऐसे दिया जाता था, पर फैमिली राशनिंग होती थी। ये क्यों होता था? ताकि सभी को कुछ ना कुछ मिले। इंडिया में क्या है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। इंडिया में आपके पास पैसा है तो यू कैन ईट 10 पिज्जाज, राइट? इंडिया में आज के डेट में अगर आपके पास पैसा है तो यू कैन ईट 10 पिज्जाज, यू कैन गेट फैट एंड डाई। दैट इज अप टू यू, आप अपने पैसे का क्या कर रहे हो, नो बडी इज गोइंग टू आस्क। यू कैन वॉक इन टू एनी स्टोर एंड बाई वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट? आप 2 घड़ी खरीद सकते हो, 4 घड़ी खरीद सकते हो। लेकिन सोवियत सिस्टम में डजेंट मैटर, आप बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो, या आप एक सैनिटेशन वर्कर हो, या आप एक लेबर हो, आपको एक कूपन फिक्स मिलता था, और उस कूपन को यूज करके आपको फिक्स चीजें मिलती थी। अगर आप एक साइंटिस्ट है फिर भी आपके पास 1 किलो चावल आएगा। अगर आप एक सैनिटेशन वर्कर है आपको 1 किलो चावल मिलता था। चिकन सभी खाएंगे, ओके? चिकन इंडिया में क्या है, अगर आप गरीब है तो चिकन नहीं खा सकते, लेकिन अमीर है तो 10 किलो चिकन खरीद सकते हो। वहां पर क्या था सोवियत सिस्टम में, दैट एवरी वन कैन ईट चिकन, और उसके वजह से लाइन लगना पड़ता था। चिकन आ रहा है, ओके, चिकन इज कमिंग, लेकिन वो एफिशिएंटली नहीं आ रहा है, एंड चिकन इज कमिंग फॉर एवरीवन। कूपन सभी को मिलता था, कूपन फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर, एंड एम्प्लॉयर वाज द स्टेट। पीएसयू, सभी लोग पीएसयूज में एम्प्लॉयड थे बिकॉज देयर वाज नो प्राइवेट सेक्टर। एंड व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज पीपल यूज्ड टू गो टू द गुम स्टोर, GUM, एंड दे यूज्ड टू प्रेजेंट द कूपन, और उनको ये पैकेज मिलता था, 4 पोटैटो, टैटो को रशियन में कारतुष्का बोलते हैं, तो 4 कारतुष्का, एक सोप, और 1 किलो चीनी, एंड दैट वाज डन, ओके? और चिकन जब आता था, सपोज चिकन आता था, कब आता था? मे बी 3 मंथ्स में एक बार, बिकॉज प्रोडक्शन एफिशिएंट नहीं था, और इट वाज नॉट बेस्ड ऑन योर परचेजिंग पावर, इट वाज बेस्ड कि तुम लाइन में कब लगे हो। तो साइंटिस्ट लाइन में लगता था, उसके आगे सैनिटेशन वर्कर था, उसके आगे आर्मी कर्नल था, उसके आगे मे बी सम जिमनास्ट वाज देयर, एंड ऑल यूज्ड टू स्टैंड इन लाइन फॉर दैट चिकन। तो चिकन जब जाते थे लाइन के आगे में, तो 250 ग्राम चिकन सभी को, ओके, 250 ग्राम फॉर यू, 250 ग्राम फॉर यू। ऐसा नहीं था कि पैसा मेरे पास, मैं कर्नल हूं तो मेरे पास ज्यादा पैसा है, मेरा सैलरी हाई है तो मुझे तुम 3 किलो चिकन दे दो, ऐसा नहीं, सभी को 250 ग्राम मिलेगा। एंड दैट वाज द प्रॉब्लम। सो व्हेन दिस पर्सन किम फिल्बी, ही वेंट टू मॉस्को, ही रियलाइज्ड, ओ माय गॉड, व्हाट आई हैव डन। लंदन में मैं था तो मैं इतना अच्छा लाइफ जीता था, और यहाँ पर मुझे चिकन के लिए लाइन में लगना पड़ता है। Okay, so that is the problem. You understood what was the Soviet system, and that's why people started agitating that यहाँ पर यार कोई incentive नहीं है. I want to go to America. The Soviet people, they liked America a lot. The Soviet government was antagonist. इसका एग्जाम्पल मैं दूं, 1980 में जब मॉस्को ओलंपिक्स हुआ था, आफ्टर द मॉस्को ओलंपिक्स, thousands of bastard children with African features were born. Why? Because the Soviet women, they had seen for the first time foreign men, and they were enamored, and they for briefly 13-14 days ke andar thousands of bastard children were born in the Soviet Union. Why was that? Because the Soviet people, they were fed up, and they wanted, okay, contact with the outside world. Because in Soviet Union, you cannot travel to foreign land. You cannot travel to foreign land unless and until it was sponsored by the state. अगर आप गवर्नमेंट के काम में से नहीं जा रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट के काम से नहीं जा रहे हो तो आप बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते हो। ट्रैवलिंग कर सकते थे कहां पर? युगोस्लाविया, दैट्स इट, या नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जा सकते थे या युगोस्लाविया जा सकते थे, वो भी जब आपको सरकार परमिशन दे। So that's why the Soviet people, they were frustrated. Okay, they wanted to go in contact, so they used to write secret letters to the Americans and to the Western that यार हम जानना चाहते हैं कि आपके उधर क्या है। Magazines was banned. So what the this, एक मैंने बताया था आपको, फ्रात्सा करके जो शो है उसमें दिखाया था that magazines स्मगल करके लाया जाता था। तो एक कोपेक, कोपेक इज लाइक योर पैसा, या इंडिया में रुपी जो होता है उस तरीके से कॉइन्स होते थे कोपेक। तो 2 कोपेक में दे यूज टू सेल दोज मैगजीन्स, और वहां से सोवियत यूथ जो था उसको पता चलता था कि यार अमेरिका में ऐसा भी होता है, पीपल कैन वेयर न्यू फैशन, okay, they can wear jeans, oh my god, and they can drink cola,
and they can, buy as much cola as they want, and they can start their own business. So that's why the Soviet bureaucracy was so fearful of these magazines, and they used to execute people who used to sell these magazines. Why? Because dissemination of information is very dangerous for a state जो अपना प्रोपोगंडा चला के लोगों को कंट्रोल करता है. Okay. So this I have covered this point. Lack of political freedom सभी को समझ आ गया. Nationalism and ethnic tension. So it was a diverse republic. Okay, around 15 republics थे, उसमें भी अलग अलग republics थे. 15 republics plus hundreds of nationalities, hundreds of ethnicities. Some was Estonians, some people were Tajiks, Turkmen, Kyrgyz, Uzbek, Dagestani, Chechen. Okay, they were Belarusian, they were Latvian, Lithuanian, Russian, Georgian, Azerbaijani. Okay, no, it did not existed then. जो कोसोवो कन्फ्लिक्ट है, सर्ब कन्फ्लिक्ट है, it started after Joseph Broz Tito died. Okay, तो धीरे धीरे करके एंड इट फुल ब्लोन कन्फ्लिक्ट जो था वो 92 के बाद स्टार्ट हो गया था, 92 93 के अराउंड. ओके, some Afghans were also there, okay, in the Central Asian region. So that was the problem. Everyone, what happened was basically उन पे रशियन इम्पोज कर रहे थे. That you write, okay, you write in the Russian script, you speak Russian. आज भी डेट में सेंट्रल एशिया का अगर आप स्क्रिप्ट देखोगे, दैट इज सिरिलिक. सिरिलिक इज द रशियन स्क्रिप्ट. वो अपने भाषा की स्क्रिप्ट को यूज नहीं करते. सेंट्रल एशिया में कॉलोनाइजेशन इतना गंदा हुआ है, they have forgotten, most of the people they prefer to speak Russian and write in Cyrillic language. अपनी लैंग्वेज भी सिरिलिक में लिखते हैं. कजाक लैंग्वेज इज रिटन इन सिरिलिक. सिरिलिक ओरिजिनली रशियन का स्क्रिप्ट होता था. इमेजिन करो, तमिल इज बीइंग रिटन इन देवनागरी, कन्नड़ इज बीइंग रिटन इन देवनागरी, मलयाली इज बीइंग रिटन इन देवनागरी. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. बेसिकली रसोफिकेशन आप कह सकते हो, यू कैन से वेरी गुड, रसोफिकेशन कह सकते हो. और ये क्यों हुआ था? अगर इफ यू विल थिंक अलाइक, इफ यू विल राइट अलाइक, इफ यू विल स्पीक अलाइक, तो उससे डिसेंट कम होता है. और सिंस इट वाज अ पुलिस स्टेट, यूएसएसआर जो था, इट वाज अ सिक्योरिटी पुलिस स्टेट जो था, दैट्स व्हाई, दैट वाज द रीजन. ओके, दैट वाज द रीजन दैट दिस वांटेड कि सारे जो जितने भी कंट्रीज है, जितने भी नेशनैलिटीज है, 15 रिपब्लिक और हंड्रेड्स ऑफ एथनिसिटीज जो हैं, वो सारे रशियन में लिखे, रशियन बोले. और आज भी अगर आप जाओगे सेंट्रल एशिया में, दे डू नॉट राइट इन देयर ओन स्क्रिप्ट, और बहुत सारे रशियंस मिलेंगे आपको. बहुत क्या हुआ था, दैट दे स्टार्टेड सेटलिंग रशियंस, ethnic Russians. You will go and you will see with the Uzbeks and the Kazakhs, आपको स्कूल में रशियन बच्चे रशियन जैसे दिखने वाले बच्चे मिलेंगे. and you will ask that, okay, what is this happening? So they will tell you कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को स्टालिन ने यहाँ पर बसाया था. सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है कि इंडिया में रशियंस, ओके, रशियंस जो है उनको मॉडल्स यूज करते हैं. जो साड़ी वगैरह की कंपनी होती है, वो मॉडल वगैरह को यूज करती है रशियन, बिकॉज दे हैव यूरोपियन फीचर्स. एंड वो कहाँ से आती है? दे आर नॉट रशियंस, बिकॉज रशिया जो रशियन, दे कैन नॉट अफोर्ड द रशियंस. जो रशियंस एक्चुअली में इंडिया आती हैं, जो रशियन लड़कियों को लेके आते हैं फॉर मॉडलिंग पर्पसेस, वो कहाँ से होती है? दे आर फ्रॉम द सेंट्रल एशियन रीजन. और वहां पे पॉवर्टी इज सो हाई दैट दीज रशियन ladies, okay, so they can be hired for a 1/10 of cost. So who are these Russian ladies from Central Asia? These are the Russian ladies who are the descendants of the Russian people whom Stalin sent to these Central Asian regions ताकि डिसेंट कम हो जाए. अगर आप सेटल करा दोगे, ओके, तो किसी भी टाइप का डिसेंट नहीं होगा. बेसिकली ये सोच थी. तो लेकिन फिर भी एक आइडेंटिटी होती है. आप अगर दिखते अलग हो तो आपको पता चल जाता है कि व्हाई आई एम लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम द रशियन, बिकॉज आई माइट हैव सम आइडेंटिटी. तो वो आइडेंटिटी जब एक्सप्लोर करने लगे, ओके, वो जब आइडेंटिटी एक्सप्लोर करने लगे, तब यूएसएसआर को प्रॉब्लम होने लगी. इट डिड नॉट फेल इन चेचन्या. चेचन्या में भी आज के डेट में यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ रशियंस. ओके, you can find a lot of Russians in Chechnya also, ethnic Russians. Okay, then Baltic state में भी मूवमेंट था. देखो, Baltic states where वहां पर हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग अंडर करंट था.
इंडिपेंडेंस का, आफ्टर द यूएसएसआर, आफ्टर द रशियन एम्पायर कोलैप्स्ड इन वर्ल्ड वॉर वन जो है उसमें रशियन एम्पायर जब कोलैप्स किया था तो ये बाल्टिक स्टेट फ्री हो गए थे रशियन एम्पायर से। पहले रशियन एम्पायर के पार्ट थे, देन इट दे बिकेम फ्री फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 20 years। देन व्हाट हैपेंड, कोई बता सकता है हाउ दीज बाल्टिक स्टेट्स अगेन गॉट रीइंटीग्रेटेड इनटू यूएसएसआर? समथिंग हैपेंड। कैन एनीवन टेल मी? लास्ट क्लास में वर्ल्ड वॉर 2 में मैंने बताया था। यस वैभव। सर रशिया ने से इन्वेजन कर दिया था। अरे यार, तो वो तो पता है इन्वेजन कर ही के ना इंटीग्रेट होगा। व्हाट वाज दैट वन मोमेंट, एक एक कुछ हुआ था क्या? तो नॉन एग्रेशन पैक्ट। Very good. That's the answer I was looking for. Okay. So Molotov-Ribbentrop Pact. Okay. Molotov-Ribbentrop Pact में जो बाल्टिक स्टेट्स थे, that जर्मनी ने उन पे छोड़ दिया था। जर्मनी ने यूएसएसआर को दे दिया था एंड दे सेड कि वी विल नॉट डू एनीथिंग अगर आप इनको वापस से इन्वेड करोगे। बिकॉज वर्ल्ड वॉर वन में जब रशियन एम्पायर कोलैप्स हुआ था तो एस्टोनिया, लिथुएनिया, लैटविया दे बिकेम फ्री ऑन देयर ओन एंड दे सेड कि ठीक है अब तो ये कमजोर हो गया, लेट मी बिकम इंडिपेंडेंट। ओके। Then after what happened that ki within 20 years in 1939 all these countries, तीनों कंट्री को वापस से सोवियत यूनियन ने रीऑक्यूपाई कर दिया था। ओके। सोवियत यूनियन वाज अगेन रीऑक्यूपाइड। ठीक है। सो कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल शिफ्ट भी हुआ था। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस 1980s में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा रेडियोज वगैरह पे। ओके। रेडियो फ्रीक्वेंसी वगैरह पे दे यूज टू हेयर सोवियत यूथ, दे यूज टू हेयर अबाउट these American ideals, they used to hear about the American ideas, उससे प्रभावित होते थे। Then there was ideological erosion as well। देखो एक होता है ना कि you can push the people up to a certain extent only। ऑयल एंड गैस वाला जो प्रॉफिट्स था उससे तो चलो, दे यूज टू गेट दोज जिमनास्ट फैसिलिटी, दे यूज टू गेट स्विमिंग पूल्स, दे यूज टू गेट बॉक्सिंग रिंग, तो मोर और लेस चुप रहते थे। बट आफ्टर द ऑयल प्रॉफिट स्टार्टेड टू dwindle, basically the people also, they came to realize that this party is not going to last forever। free healthcare, free housing, okay, everything was free basically in Soviet Union, लेकिन वो it came at a cost of quality and quantity। सभी को अगर चीजें मिलेंगी तो देखो, अगर मैं टॉफी बांटूंगा पांच, मेरे पास 100 टॉफीज हैं और मैं 5 लोगों में बांटूंगा तो इट विल बी लाइक 20 टॉफीज एवरीबडी विल गेट, राइट। लेकिन अगर मेरे पास 100 टॉफीज है और 200 माउथ है खिलाने के लिए, और मेरा एम है कि सारे 200 बंदों को मैं बांटूं, सारे 200 बंदों को मैं बांटूं, सबको आधी आधी टॉफी मिलेगी। सेम थिंग हैपेंड। द सोवियत लीडरशिप वांटेड कि सभी को चिकन मिले, तो किसी को 1 किलो चिकन नहीं मिला, सभी को कितना 100 ग्राम चिकन से काम चलाना पड़ा, राइट। दैट वाज द प्रॉब्लम। सो नोबडी वांटेड दैट। दे वांट कि यार मेरा कंट्रोल ही नहीं है ना सिस्टम पे। अगर मुझे ज्यादा चिकन खाना है तो मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, अगर मुझे ज्यादा सोप चाहिए, अच्छे से नहाना है, तो मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, 4 घंटे और काम कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, काम करने के बाद भी मुझे 1 सोप और 250 ग्राम चिकन मिल रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, दैट इज द प्रॉब्लम, राइट। अब आया 1979 में क्या हुआ था, सोवियत अफगान इन्वेजन हो गया। सोवियत यूनियन ने क्या किया, अफगानिस्तान का इन्वेजन कर दिया। कल ही की क्लास में मैंने बताया था, द वीडियो इज अपलोडेड ऑलरेडी ऑन यूट्यूब। जो नहीं देखा है उन्होंने वो जाके देख सकते हैं। तो अफगानिस्तान का इन्वेजन कर दिया। देन व्हाट हैपेंड, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वाज बीइंग स्पेंट पर मंथ टू अपकीप दी सोवियत फोर्सेस इन अफगानिस्तान। महंगा है भाई, इन्वेजन करना बहुत महंगा होता है। ट्रूप्स का खाना, ट्रूप्स का रहना, ये हेलीकॉप्टर मान लो गिर गया, उस दिन लॉस हो गया, यू हैव टू मेक अ न्यू हेलीकॉप्टर। टैंक उड़ गया, नया टैंक बनाओ, राइट। सो दैट इज द प्रॉब्लम कि यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी बेकार है, और ऑयल एंड गैस की प्रॉफिट कम होते जा रहा है। ऑयल एंड गैस का जो प्रॉफिट है वो दिन पर दिन कम होते जा रहा है। व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली जो इकोनॉमी है वो शेक करने लगा। हेल्थ केयर जो था उसमें लंबी लंबी लाइन होने लगी। वाई? बिकॉज नए हॉस्पिटल्स खोल नहीं पा रहे थे, सारा पैसा अफगानिस्तान चला जा रहा था। नए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बना नहीं पा रहे थे, खाना नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। दे वर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट फूड स्टफ। पीपल यूज टू गो फॉर टी। देखते थे यार इस बार श्रीलंकन टी पियेंगे, लेट अस गो एंड स्टैंड इन लाइन। और जैसे ही जाते थे लाइन में, पता चलता था यार श्रीलंका से इस बार टी आया ही नहीं। वाई? बिकॉज पैसे ही नहीं है, सारे पैसे अफगानिस्तान में जा रहे हैं। पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग
that okay, things might not be good. अब यहां पर देखो, गोरबाचेव की रिफॉर्म्स के बारे में बात करता हूं। यहाँ would have survived. Just what you do, you oppress them, and you oppress them so brutally. Hello, आवाज आ रही है? Are you guys able to hear me? Hello, yes. You oppress them. स्टालिन क्या करता था, जब भी यूएसएसआर में खाने पीने की कमी होती थी और पीपल बोलते थे यार ये स्टालिन अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो 100 लोग को गुलाग में डाल के मरवा देता था। he used to send 100 people to gulag and then he used to say कि ठीक है अंदर रहो, ओके ओके तुम अंदर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन पीपल यूज्ड टू से कि कोई बात नहीं, हम एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन मरेंगे तो नहीं। बट व्हाट हैपेंड, देयर वाज नो स्टालिन नाउ, द सोवियत लीडरशिप, ओके, दे सेड कि चलो हम थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा सा हम अपने स्टांस को चेंज करते हैं। सो दे स्टार्टेड समथिंग। गोरबाचेव आया। गोरबाचेव जो था वो पैसिफिस्ट था, मैंने पहले बताया। ही डिड नॉट बिलीव इन वॉरफेयर और इस तरीके के पैसे बहाने में। सो गोरबाचेव ने क्या किया, गोरबाचेव ने 2 प्रोग्राम्स चलाए। उसका एक का नाम था पेरेस्ट्रोइका और एक का नाम था ग्लासनोस्ट। ही सेड कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट करके आई माइट बी एबल टू सेव द सोवियत इकोनॉमी। तो ग्लासनोस्ट क्या था, ओपननेस, मतलब अब जो ब्यूरोक्रेसी है वो ओपन रहेगी, देयर विल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो पहली बार टीवी पे यू नो रिपोर्टर्स, जो सोवियत रिपोर्टर्स आए, वो इंडिपेंडेंट स्टांस लेके आए। एंड द सोवियत पीपल वेयर हॉरिफाइड टू हेयर व्हाट वाज गोइंग ऑन। पहले क्या होता था, पहले जो उनको बताया जाता था, सीसीपी जो सेंट्रल कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी है, जो बताता था वही वो बोलते थे, सब ठीक है, सब चंगा सी। बेसिकली उनका क्या, सोवियत अथॉरिटीज का क्या स्लोगन था, फॉर द सोवियत पीपल, सब चंगा सी। ओके, दिस इज द ओनली थिंग दैट इज हैपनिंग। ओके, लेकिन जब ग्लासनोस्ट हुआ, ग्लासनोस्ट का मतलब क्या होता है, ओपननेस। ओके, ओपननेस जब हुआ, क्रिटिसिज्म ऑफ द रेजीम वाज इनकलकेटेड, एंड उसके क्या हुआ, द सोवियत पीपल वर हॉरिफाइड, सब चंगा नहीं सी, everything is not great. Okay, everything is not great. Okay, that is the problem when it, तो लोगों को लगा यार हमसे झूठ बोल रहे थे 40 साल से, 50 साल से, ये they were lying to us. So actually ये backfire कर गया। When things go hard, you have to tell the people everything is all right, all is well. But Gorbachev did what? He did the exact opposite and told people everything is not well. So people panicked for the first time in the 50s, 55 years of the Soviet existence. Then the second thing was perestroika or restructuring. So it is perestroika का मतलब ये भी होता है inculcation of free market, okay, inculcation of free market reforms into the Soviet economy. लेकिन उससे क्या हुआ? The Soviet structure got a shock and destabilization started. Because there was total chaos. जैसे ही फ्री मार्केट स्ट्रक्चर को लाया गया, इनकलकेशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, उससे क्या हुआ, रादर देन रिफॉर्म्स, द एंटायर स्ट्रक्चर स्टार्टेड कोलैप्सिंग। देन द थर्ड पॉइंट वाज डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। गोरबाचेव ने क्या किया कि कम्युनिस्ट पार्टी की पावर को कम करना चाहता था वो, बिकॉज कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत सारे हार्ड लाइनर थे। देयर वेयर अ लॉट ऑफ हार्ड लाइनर्स जो बिलीव करते थे कि स्टालिन के जैसा वापस चलो, लेट अस गो बैक टू द एरा ऑफ स्टालिन। जैसे वहां पर गुलाग होता था, जैसे सिक्योरिटी स्टेट होता था, एनकेवीडी यूज्ड टू जो उनका, जैसे हमारा आईबी है उसी तरीके से उनका एनकेवीडी होता था। एनकेवीडी केजीबी वगैरह के एरा में वापस चलते हैं हम लोग। बट गोरबाचेव सेड नहीं यार, उस एरा में अब हम वापस नहीं जा सकते। सो व्हाट ही डिड वाज डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स उसने इनिशिएट कर दिया। ओके, और उसके वजह से क्या हुआ, हार्ड लाइनर्स जो हैं, दे स्टार्टेड लूजिंग फेथ इन द सिस्टम देमसेल्व्स, एंड दे सेड कि यार ये गोरबाचेव गलती करेगा। उसके वजह से क्या हुआ, 1991 में जब फाइनली इट वाज एविडेंट कि अब यूएसएसआर टूटने वाला है, कुछ ही दिन का मेहमान था। सो दे डिड अ कू टू सेव द यूएसएसआर, द कम्युनिस्ट, दे डिड अ कू। एक और चीज है विच आई फॉरगॉट टू टेल यू, देखो जो इकोनॉमी है, सोवियत इकोनॉमी है, व्हाई इट वाज सो इनएफिशिएंट। एक एग्जांपल मैं देता हूं।
जैसे लेह लद्दाख है या अंडमान निकोबार है, ओके, वहां पर अगर मैं एक टावर लगा रहा हूँ एयरटेल का, सपोज वहां पर खर्चा कितना आया, 40 करोड़ का सपोज खर्चा आया वो टावर लगाने से। अगर मैं वही टावर दिल्ली में लगा रहा हूँ, यहाँ पर भी खर्चा कितना आया, 40 करोड़। लेकिन दिल्ली में क्या है, देयर आर कस्टमर्स, तो मेरा 100 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, आई नो। लेकिन अंडमान में देयर आर नो पीपल, ओके, टू यूज, देयर नॉट मेनी पीपल टू यूज दोस टावर्स, तो मेरा 40 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। लेकिन सोवियत इकोनॉमी में क्या होता था, सोवियत इकोनॉमी में दे यूज टू गो टू रिमोट प्लेसेस एंड दे यूज टू बिल्ड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। भले उसको 4 लोग यूज कर रहे हैं, but there used to be a doctor, there used to be a nurse with full state, full state salary, and that person used to go to these areas। और वहां पर जैसे सपोज फॉर एग्जांपल सेंट्रल एशिया में रेलवेज, they introduced, the Soviets introduced railways in Central Asia। It was a loss making proposition, why? Because उतने लोग ही नहीं थे, Central Asia was a sparsely populated republic। वहां पर उन्होंने रेलवेज लगाए, ठीक है, दिस इज गुड, दिस इज गुड। साइबेरिया में रेलवे आप डाल रहे हैं एंड यू आर मेकिंग रेलवेज इन दीज एरियाज, यू आर मेकिंग स्कूल्स इन दीज एरियाज, दैट इज गुड, लेकिन दैट इज नॉट एफिशिएंट, दैट इज नॉट एफिशिएंट, ओके। सो एक्सटर्नल प्रेशर्स भी था, कोल्ड वॉर राइवलरी थी, जो आर्म्स रेस था वो चल ही रहा था उनके साथ, यूएस के साथ। और अफगानिस्तान में स्टिंगर मिसाइल्स जैसे ही आए तो वो लॉस मेकिंग वॉर स्टार्ट हो गया। They were losing money as well as men and material। Then ईस्टर्न ब्लॉक में अनरेस्ट स्टार्ट हो गया, ईस्टर्न ब्लॉक में अनरेस्ट स्टार्ट हो गया। पोलैंड, ये देखो पोलैंड जो है, ये प्रेसिडेंट है लेक वालेशा, ही वाज अ ट्रेड यूनियन लीडर इन द सिटी ऑफ डांस्क। याद है डांस्क, डांजिग हमने पढ़ा था वर्ल्ड वॉर 1 का, फ्री सिटी ऑफ डांजिग। तो डांस्क जो है, इट इज अ पोर्ट सिटी इन द नॉर्थ ऑफ पोलैंड। और वहां पर क्या था, दीज पीपल दे रिबेल्ड अगेंस्ट द पोलिश कम्युनिस्ट पार्टी, द पोलिश गवर्नमेंट, ओके। तो व्हाई दे वर रिबेलिंग, उसके बाद चेक रिपब्लिक में रिबेल हुआ, दे रिबेल्ड इन चेक रिपब्लिक, दे रिबेल्ड इन ईस्ट जर्मनी में, दे कोलैप्स द बर्लिन वॉल इन 1989। सेड कि अब हम एक यूनिफाइड सिस्टम बनाएंगे, आई डोंट वांट टू लिव इन ईस्ट जर्मनी एनीमोर, व्हाई? बिकॉज सोवियत यूनियन इनको क्या कर रहा था, सब्सिडाइज कर रहा था। These were utterly loss making countries, इनका इकोनॉमी was more at a loss than compared to that of सोवियत यूनियन। बट सोवियत यूनियन अपने रिकॉर्ड गैस प्रॉफिट्स और ऑयल प्रॉफिट से इन सारी कंट्रीज को सब्सिडाइज कर दे रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, when the subsidy stopped, these countries also started rebelling। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद होगा सभी को, स्कूल में पढ़ा होगा या अभी अगर आपने पढ़ा होगा तो लेक वालेशा के बारे में एनसीईआरटी में, आई थिंक विच एनसीईआरटी, आई एम नॉट वेरी श्योर विच एनसीईआरटी, बट उसमें दिया हुआ है लेक वालेशा के बारे में। तो लेक वालेशा लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड आफ्टर द पोलिश सिस्टम फेल। यस, 9th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, करेक्ट। Then there were some individuals who wanted, prominent Russian politician, जैसे एक था बोरिस येल्सिन। तो बोरिस येल्सिन जो था, उसने क्या बोला कि अब हमें वापस जाना चाहिए टू द टाइम ऑफ रशियन एम्पायर, जब एक कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स रशियन सोसाइटी थी। और वी हैव टू गो बैक टू द सिस्टम, ये सिस्टम हमारे लिए नहीं है, सोवियत सिस्टम, वी हैव टू गो बैक एंड वी हैव टू स्टार्ट अगेन। तो बोरिस येल्सिन, मिखाइल गोर्बाचेव बोथ वांटेड कि जो सोवियत सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स आए और वो अब हम एक नए सिस्टम की तरफ चले, बिकॉज दिस सिस्टम इज नॉट वर्किंग। देन इकोनॉमिक कोलैप्स हैपेंड बाय द अर्ली 1990s, 1990 1991 तक सोवियत इकोनॉमी वाज इन टैटर्स। जो उन्होंने दो चीजें हुई थी, बता सकते हो कौन कौन सी चीजें, विच स्टार्टेड दिस कोलैप्स, which initiated this collapse and which basically hastened this collapse। तो सबसे पहले तो ऑयल का दाम नीचे जाना, देन अफगान वॉर में बिलियंस ऑफ डॉलर गवाना, और उसके बाद क्या था, व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट, एक और चीज हुई थी, दैट हैपेंड इन 1986, चेर्नोबिल में दे हैड टू स्पेंड क्लोज टू $100 बिलियन, 86 बिलियन के आसपास दे स्पेंड फॉर द कंटेनमेंट, बिकॉज बहुत खर्चा हुआ था उनका कि हम प्रिप्यात रीजन में, यूक्रेन के प्रिप्यात रीजन में उसको कंटेन कर दें, पूरे सोवियत यूनियन और नेबरिंग कंट्रीज में ना फैल जाए। सो दे हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द कंटेनमेंट। उसके वजह से क्या हुआ,
The exchequer went bankrupt. Then in 1991 what happened? 1991 में जो hardliner थे wanted to go back to the era of Stalin and they said कि नहीं, USSR को हम collapse करने नहीं दे सकते हैं. Okay, we cannot let. What was USA? USA was cheering from the sidelines. USA was saying हाँ हाँ भाई करो. Okay, बिल्कुल हम तुम्हारे साथ हैं. भाई जब your enemy is making mistakes, why correct them? So 1991 में finally what happened was in 1991 एक coup attempt हुआ. यहाँ पर देख सकते हो. So ये जो coup था ये किसने किया था? ये hardliners जो थे, सोवियत hardliners who wanted to retain Soviet Union, जिनको नया सिस्टम नहीं चाहिए था. So they basically उन्होंने क्या किया? All right, ये हाँ हार्ड लाइनर कॉमीज जो थे उन्होंने किया that it failed. People were totally against. People wanted McDonald's and Coca-Cola. They did not wanted गुम स्टोर्स. गुम स्टोर में लाइन पे नहीं लगना चाह रहे थे. They wanted to go and eat McDonald's. एक बहुत फनी स्टोरी है, ये देख सकते हो आप. ये एक प्रोटेस्टर है, वो ड्रैग कर रहा है एक सोल्जर को फ्रॉम दी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर. एक बहुत फनी स्टोरी है. व्हाट हैपेंड इन व्हेन द मैकडोनल्ड्स ओपन. तो मैकडोनल्ड्स वर्ल्ड का बिगेस्ट मैकडोनल्ड्स बना था मॉस्को में. तो यूएसएसआर के लोग बहुत एक्साइटेड हो गए. एंड वहां पर क्या था कि एक हैमबर्गर एक महीने की सैलरी के बराबर था लोगों के. द कॉस्ट ऑफ वन हैमबर्गर was equivalent to 1 month salary of individuals. क्योंकि सैलरी was very low. $25 $30 की सैलरी थी उनकी, किसी किसी की $5 की सैलरी थी. So people had to spend almost 1 month's income. ठीक है. So they opened the world's biggest McDonald's. And what happened there was an elderly gentleman, एक बूढ़ा आदमी गया and he ate the hamburger. और जब जैसे ही उसने खाया, so he said कि इट्स लाइक मेरा 1 महीने की सैलरी वापस करो. ओके, मुझे 1 महीने की सैलरी वापस करो, ये बेकार है. और फिर क्या हुआ? व्हाट हैपेंड, जब वो वापस करने जा रहा था सो उसका वो गिर गया, जो बाकी का सामान था. ही गॉट दैट होल थिंग, तो वो पूरा गिर गया. सो अ वर्कर केम एंड ही सेड कि अरे अंकल कोई बात नहीं, लेट मी गेट अनदर वन फॉर यू. एंड उसको फ्री में रिप्लेस कर दिया. जो मैकडोनल्ड्स का ट्रे था उससे गिर गया, वापस करने जा रहा था, एंड ही सेड कि टेस्ट तो बेकार है, क्यों ही मैंने ले लिया, और पूरा गिर गया वो उसका. एंड देन अ वर्कर केम एंड ही सेड कि नो वरीज, मैं आपका रिप्लेस कर देता हूँ. तो बोला नहीं, मेरे पे पैसे नहीं है, मेरा पूरा महीने का तो इनकम तुम ले गए. तो ही सेड नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो फ्री में रिप्लेस होता है. व्हाट डू यू मीन फ्री में रिप्लेस होता है? एंड देन ही गिव देम हिम, जो वर्कर था उसने अंकल को पूरा एक ट्रे वापस से दिया. एंड ही सेड एंड ही स्टार्टेड क्राइंग एंड ही सेड कि यार ये मैं व्हाट आई वाज मिसिंग, what I was missing. And ये वीडियो है, you can watch it on YouTube. And he said कि गिर गया मेरे से and they replaced it. And this system, I love this system. गुम में तो ये करते भी नहीं. गुम स्टोर जो था वहां पर अगर आपसे कुछ गिर जाता, या कैंटीन में, सोवियत कैंटीन में आपसे कुछ गिर जाता तो आपको भगा देते थे बिकॉज योर कूपन वाज एग्जॉस्टेड. लेकिन यहाँ पर मैकडोनल्ड्स में दे वर रिप्लेसिंग ओके द थिंग्स. सो ही सेड दैट आई लव दिस सिस्टम. ओके, वो अंकल का पूरा जो आउटलुक था वो पूरा चेंज हो गया बिकॉज द वर्कर गेव हिम the entire thing for free again. So the crazy stories. Then what happened? The Soviet Union finally on 25th December 1991 it collapsed and the Cold War came to an end. Any questions that you guys might have? Any questions that you guys might have? Yes, Vaibhav, bolo. सर एक सर क्वेश्चन से पूछना था सर. अगर से देखा जाए तो जैसे ये अथॉरिटेटिव थे, तो सर जैसे कि अमेरिका ने क्या करा था कि उन्होंने बहुत सारे जो अपनी जो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स उन्होंने करा था, वैसे तो सोवियत कर नहीं सकते थे. फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स आप तभी कर सकते हो जब आपके पास इंसेंटिव हो. ह्यूमन बींग्स आर ड्रिवन बाय इंसेंटिव. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो मैं अगर बिजनेस खोलूं और मुझे पता है कि मैं बिजनेस में मुझे सरकार फिक्स्ड इनकम देगी, 50,000 में काम करूं या ना करूं, और वो मैं बिजनेस कुछ भी, तो मेरा सर्विस कैसा रहेगा? बेकार रहेगा. मैं कभी आऊंगा कभी नहीं आऊंगा, राइट? उसी तरीके से सोवियत यूनियन जो था उसमें ये प्रॉब्लम थी कि इंसेंटिव की कमी थी. आपकी सैलरी वाज ऑलमोस्ट इक्वल. आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर लो, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सर्जन बन जाओ, आर्मी में जनरल बन जाओ, सैलरी वाज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ अ लेबर क्लास.
ओके, यस, एक्सीडेंट तो था। चेर्नोबिल का प्रॉब्लम क्या हुआ? चेर्नोबिल एक बड़े प्रॉब्लम को दिखाता था। चेर्नोबिल में इसका मतलब द सोवियट्स वेयर नॉट इन्वेस्टिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन द अपकीप। इसका मतलब पहले से पैसे की तंगी थी। उन्होंने मेंटेनेंस में पैसा नहीं इन्वेस्ट किया था, तभी वो चेर्नोबिल हुआ था। ओके, और चेर्नोबिल का जो ये था, जो पूरा मेस बना, उसमें दे स्पेंड $86 बिलियन। ओके, क्योंकि आपको याद होगा 1 रूबल, 1 रूबले वॉज इक्वल टू $1, तो 86 बिलियन रूबले दे स्पेंट। एंड उस समय बहुत बड़ी अमाउंट थी, आज के डेट की 200-250 बिलियन डॉलर। इतना इंडिया अगर स्पेंड करेगा तो इंडिया भी बैंकरप्ट हो जाएगा, क्योंकि सरकार का हमारा बजट ही पूरा टोटल बजट इज क्लोज टू 180-190 बिलियन डॉलर्स। और वो समझो कि पूरा बजट सिर्फ एक एरिया में एक मेस को कंटेन करने में जा रहा है, तो इंडिया भी कोलैप्स कर जाएगा, कोई भी कंट्री कोलैप्स कर जाएगी। ओके, अब पाकिस्तान में होगा तो पाकिस्तानी तो छोड़ देंगे, बोलेंगे यार इतना तो पैसा ही नहीं हमारे पास, उससे अच्छा है सूंघ के मर जाते हैं। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि इस टाइप का एक्सीडेंट, ओके, दिस वाज बेसिकली गॉड्स प्रोफेसी, अगर आप ऐसा कह सकते हो, कि एक कोलैप्सिंग स्ट्रक्चर जो था वो ऐसे ही खत्म हो रहा था, और उसमें एक और फाइनल नेल इन दी कॉफिन वाज द चेर्नोबिल एक्सीडेंट। ओके, सो थोड़ा सा आगे बता देता हूँ व्हाट हैपेंड आफ्टर द सोवियत यूनियन फेल। तो दे बिकेम 15 रिपब्लिक, डिफरेंट रिपब्लिक। तो रशिया जो था, नाउ इट स्टार्टेड एडवोकेटिंग फॉर क्लोजर रिलेशनशिप। रशिया जो था, इट बिकेम द सक्सेसर स्टेट ऑफ यूएसएसआर। सक्सेसर स्टेट का मतलब क्या होता है? इट इनहेरिटेड द डेट्स ऑफ यूएसएसआर, इट इनहेरिटेड द न्यूक्लियर वेपन्स। बाकी कंट्रीज में भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, यूक्रेन भी पास भी 86 न्यूक्लियर वेपन्स थे अराउंड। एंड नहीं, 86 से ज्यादा थे यार, हंड्रेड्स में थे। ओके, आई एम नॉट श्योर व्हाई आई सेड 86, लेकिन हंड्रेड्स में थे। एंड यूक्रेन ट्रांसफर्ड इट टू रशिया फॉर सम मनी। एंड बाकी जो यूएसएसआर के वेपन एसेट्स थे, यूएसएसआर हैड अराउंड 100,000 के करीब उनके पास टैंक्स थे, 1 लाख के करीब टैंक्स थे। तो वो सारे रिपब्लिक्स में बांट दिए गए। तुर्कमेनिस्तान को कुछ टैंक्स मिले, रशिया को कुछ टैंक्स मिले, कजाकिस्तान को कुछ टैंक्स मिले। ओके, बिकॉज इट वाज डिवाइडेड। लेकिन रशिया को सक्सेसर स्टेट माना गया, तो रशिया ने मेजर न्यूक्लियर वेपन्स रशिया ने इनहेरिट किए। रशिया ने यूएसएसआर का मेजर डेट्स वाज इनहेरिटेड बाय रशिया ओनली। और रशिया ने क्या किया कि रशिया हैड द जो यूएसएसआर का यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, वहां पर जो उनका सीट है वो रशिया को ट्रांसफर हो गया। एंड रशिया ऑल्सो इनहेरिटेड द एम्बेसी। तो जो अभी रशियन एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, दैट यूज्ड टू बी द यूएसएसआर एम्बेसी बैक इन द 1970s एंड द 1980s। ओके, सो उसके बाद व्हाट हैपेंड विद रशिया, आई टेल यू ब्रीफली, तो समझ में आएगा पुतिन के साथ व्हाई पुतिन इज सो चीयर्ड। रशिया जो है, इट वेंट इनटू अ डीप इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इट सॉट दी हेल्प ऑफ अमेरिका एंड आईएमएफ। उसने बोला कि यार हेल्प करो, और जो बाकी के 15 रिपब्लिक्स थे वो भी डीप इकोनॉमिक क्राइसिस में चले गए, बिकॉज दे डिडंट न्यू हाउ टू बेसिकली कैसे करना है, क्या करना है। बिकॉज दे ऑलवेज रिलाइड फॉर द पास्ट 55 years, दे वेर रिलायंट, 60 years से रिलायंट थे सेंट्रल कमांड स्ट्रक्चर पे। अब उनको क्या करना था? फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। सो वहां से क्या हुआ, दैट सम पीपल टुक द एडवांटेज। और वहां पर क्या था कि रशियन पीएसयू एसेट्स वेयर फॉर सेल फॉर पेनीज, मतलब हजार हजार रुपए में रशियन कंपनीज बिकी हैं। और उसको खरीदने वाले क्या बने? डू यू नो? उनको खरीदने वाले ऑलिगार्क्स बने। रोमान अब्रामोविच के बारे में आपने सुना होगा, रोमान अब्रामोविच के बारे में आपने सुना होगा, ये सारी लोगों के बारे में आपने सुना होगा। तो जो चेल्सी का ओनर था, चेल्सी फुटबॉल क्लब का, तो उसका पैसा कहां से आया? तो रोमान अब्रामोविच जो था, जब यूएसएसआर कोलैप्स कर रहा था, तो ही यूज्ड टू सेल डक्स। डक्स मतलब नॉट द रियल वन, वो जो भोपू वाला डक नहीं होता है जिसको बाथ टब में डालते हैं, स्क्विशी डक्स। तो ही यूज्ड टू सेल स्क्विशी डक्स टू हैलोवीन पार्टीज, बिकॉज हैलोवीन का कल्चर आ गया था यूएसएसआर में। तो सबसे पहले रोमान, हाँ, रबर डक्स। तो रोमान अब्रामोविच यूज्ड टू सेल रबर डक्स, और उससे थोड़ा सा पैसा जो कमाया, उसने क्या किया? रशियन ऑयल एंड गैस कंपनीज खरीद ली। Why? How? Because after the USSR collapse, Russia was in
total disarray and total chaos, or Russian gas assets worth billions of dollars were sold for pennies. हजार रुपए में बड़ी बड़ी बिलियन डॉलर कंपनीज बिकी हैं, और जिनके पास थोड़ा बहुत कैपिटल था फ्रॉम स्पेक्यूलेशंस, वो मैंने बताया था ना फ्रात्सा वाला जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, तो किन्हीं लोगों के पास थोड़ा पैसा था फ्रॉम डूइंग स्पेक्यूलेशन, ऑल दी स्पेक्यूलेटर्स दे बॉट द रशियन यूएसएसआर का पीएसयू which was being sold by Russia and other republics, and they became trillionaires, or not trillionaires, but they became multi-billionaires. They became multi-billionaires, और आज के डेट में Russian oligarchs, they own the biggest clubs, football clubs, they own the biggest hotels and everything, you know, jo biggest companies, biggest telecom operators, it is owned by those Russian oligarchs who made the move and bought the Russian PSUs worth billions of dollars for pennies. Okay, then what happened after that? Warsaw Pact collapsed. जैसे ही सोवियत यूनियन कोलैप्स किया, वार्सो पैक्ट भी कोलैप्स कर गया. बाकी की जो जितने भी सोवियत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की कंट्री थी, चेक रिपब्लिक हो गया, यूगोस्लाविया हो गया, आपका ईस्ट जर्मनी हो गया. ईस्ट जर्मनी तो जाके एसोसिएट वापस कर गया, जर्मनी एक प्रॉपर कंट्री बन गई, बर्लिन वॉल फॉल हुआ, और दोनों कंट्रीज जो है, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, फ्यूज करके जर्मनी बन गई. ओके, नहीं अंबानी से बड़े नहीं है, एक समय अंबानी से बड़े थे, अब नहीं. देन इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुए, लेकिन उसमें भी कोई फायदा नहीं था. व्हाट हैपेंड अभी बताता हूँ, पुतिन क्यों पॉपुलर है. So till 1999 there was abject poverty, and you know, girls as little as 12 and 13-year-old girls, they had to sell themselves off as prostitutes. ओके, एक आई रिमेम्बर वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री, उसमें एक लड़की है, उसका इंटरव्यू ले रहा है, एंड शी इज बेयरली 12 एंड 13, एंड शी सेज, उनसे उससे रिपोर्टर पूछ रहा है कि खाना खाया, शी सेड कि नहीं. तो कैसे खा रहे हो, एंड शी सेड, यू नो, व्हाइल क्राइंग, एंड शी सेड कि मैं, यू नो, आई एम प्रोस्टिट्यूटिंग माई सेल्फ, एंड यू नो दे डू दीज थिंग्स, और मुझे पैसा जो देते हैं उससे मैं खाना खाता हूँ. जब वो उसका इंटरव्यू ले रहे थे, पीछे में एक डम्स्टर था, वो गार्बेज डम्स्टर से दो बच्चे छोटे से 5-6 साल के होंगे, वो खाना निकाल रहे थे. सच वाज द रशियन इकोनॉमी का स्टेट. और रशिया ने क्या किया, इट सेड कि मैं डेट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इट बिकेम द सक्सेसर स्टेट, इट बिकेम द सक्सेसर स्टेट ऑफ यूएसएसआर. तो रशिया के पास बहुत डेट हो गया था, क्योंकि इट इनहेरिटेड द मेजोरिटी ऑफ द डेट ऑफ यूएसएसआर, क्योंकि अब उसको, यू नो, कुछ मिले थे, ठीक है. सो रशिया जो था, रशिया ने क्या बोला, न्यूजीलैंड को बोला कि तुम्हारे पे तुमसे मैंने $400 मिलियन का दूध खरीदा था, बिकॉज न्यूजीलैंड सेल्स मिल्क, राइट. तो न्यूजीलैंड को बोला $400 मिलियन का मैंने तुमसे दूध खरीदा था, लेट मी पे यू विथ MiG-29 जेट्स एंड न्यूक्लियर सबमरीन. ये डील कैसी रहेगी? न्यूजीलैंड डर गया, भाई ये क्या बोल रहे हो, व्हाट यू आर सेइंग, $400 मिलियन का दूध खरीदा, तो उसके पैसे वापस कर दो. देन इट सेड टू इंडिया कि क्या तुम, जो तुमसे मैंने डेट लिया था, क्या तुम, यू नो, यू विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग एन एयरक्राफ्ट कैरियर एंड 5, यू नो, दीज ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स. इंडिया सेड ठीक है भाई, एयरक्राफ्ट कैरियर दे दो. तो ही सेड कि अच्छा, ये एडमिरल गोरशुकोव, ओके, एडमिरल गोरशुकोव करके है, ये ले जाओ फ्री में, बस इसका रिपेयर. वो कहानी अलग है, कैसे हमें स्कैम किया गया, दैट इज डिफरेंट, लेकिन यही कर रहा था. It was offering MiG-29 jets, you know, Su-27 jets to countries, small countries, and it was saying, भाई हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन arms बहुत है. We have this tanks, and you could tanks ले जाओ. Basically, tanks, जितने tanks चाहिए तुम्हें उठा के ले जाओ, और हमारा debts माफ कर दो. ठीक है, so that was the system. Why Putin became popular? Because Putin came, तो उसने जो Russian people है, who, you know, 12-13-year-old girls, before they had to prostitute themselves, they had to, you know, scavenge from the garbage, उनको reputation दिया, उनको honor दिया. And Putin came, उसने oligarchs को बोला, देखो तुम बहुत पैसा कमा रहे हो. Oligarchs were then very popular. अचानक से पैसा आ गया उनके पास, इतने सारे assets आ गए. Oligarchs को बोला, cooperate or die. या तो तुम रशिया के राइज में कोऑपरेट करो, देखो पैसा तो मुझे भी कमाना, पुतिन सेड, पैसा तो मुझे भी कमाना है, मैं भी दबा के पैसा कमाऊंगा,
लेकिन अब ये पैसा हम थोड़ा शेयर करेंगे रशियन लोगों के साथ। और पुतिन के लिए एक फॉर्चुनेट बात क्या थी कि जब पुतिन आया 1999 में, उसके बाद से अचानक से ऑयल प्राइसेस अगेन स्टार्टेड टू राइज अप टिल 2008। जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो 1999 से 2008 तक ऑयल बूम था। तो पुतिन ने क्या किया, जितने भी पैसे थे तो उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, एंड इट गेव ऑनर बैक टू द रशियन पीपल। एंड दैट्स व्हाई people who are born in the 80s and the early 90s वो still remember that phase कि पुतिन ने हमें कहां से निकाला था। That's why पुतिन जो है, उसका जो popularity है, it is very high among 70s and the 80 born people because they remember एक टाइम में I had to prostitute myself and I had to scavenge from the garbage, और फिर पुतिन आया तो मेरे बेसिकली मसाया था। लेकिन पुतिन के अगेंस्ट कौन है? People who are born in the late 90s, millennials, sorry, Gen Z people who are basically too young to remember what that situation was. उनको नहीं पता what basically Putin did। लेकिन पुतिन ने कुछ किया खास नहीं था। He was just lucky कि 1999 से 2008 के बीच में there was an oil boom, और उसका पैसा इन्वेस्ट कर दिया। जैसे ही 2008 के बाद ऑयल बूम खत्म हुआ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, रशिया हैज बीन इन डिक्लाइन। बेसिकली रशिया हैज बीन इन डिक्लाइन। ओके, सो यस वैभव, यू वांट टू से समथिंग? सर फिर हमने सर जितनी भी जो उनकी द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी थी, जैसे कि सर मिग 29 हुआ, मिग 25 हुआ, हमने उनकी सर प्रोडक्शन लाइन क्यों नहीं ले ली फिर? इतना बुद्धि होता तो भाई हम सुपर पावर नहीं बन जाते हैं। इतनी बुद्धि होती हमारे पास तो हम सुपर पावर नहीं बन जाते। एक बार ब्राजील की कंपनी थी एम्ब्रार, नाम सुना है? एम्ब्रार करके कंपनी थी, ठीक है? तो एम्ब्रार वांटेड टू सेल। एम्ब्रार जो था उसके पास प्राइवेट जेट का वो था, एंड एम्ब्रार सेल्स एवैक्स। एवैक्स जानते हो ना क्या होता है? अर्ली वार्निंग सिस्टम। सो एम्ब्रार इज अ लीडिंग कंपनी, और एम्ब्रार जो है इट वांटेड टू सेल इट्स बिजनेस टू इंडिया। इंडिया सैट ऑन द प्रपोजल। नहीं, आपको रोस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल चीज बता रहा हूँ। वही बोली, इतनी बुद्धि होती तो हम विश्व गुरु बन जाते ना। ठीक है, तो इम्ब्रार जो है बेसिकली इट सेड टू इंडिया कि भाई हम तुम्हें पूरा अपना कंपनी बेच देंगे, बिकॉज ब्राजील वाज अ इन डीप फाइनेंशियल क्राइसिस। जैसे अपना हाल है ना HAL, उसी तरीके से ब्राजील का एम्ब्रार होता है। एंड एम्ब्रार इज अ लीडिंग कंपनी। एम्ब्रार वाज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस। इंडिया उस समय, इंडिया के पास पैसे थे, हमने करें जी कि ना करें जी, क्या करें जी। एंड देन ब्राजील रिकवर्ड एंड एम्ब्रार सेड कि नो थैंक यू, अब हमें बेचना ही नहीं है। ओके, हमें बेचना ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। ये एक बताता हूँ तुम्हें बात, यू विल बी शॉक्ड टू हियर दिस। 2014 में क्राइमिया जो क्राइसिस हुआ था, तो रशिया में सैंक्शंस हो गए थे। तो उन्होंने ONGC को बोला था। ONGC इज अ गवर्नमेंट कंपनी इन इंडिया, एंड दे सेड, एक कंपनी है वहां पर, रॉसनेफ्ट। रॉसनेफ्ट जो था उसने बोला कि हम अपना पूरा ऑपरेशन तुम्हें सेल कर देंगे $33 बिलियन में। उस साल ONGC का अराउंड $36 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था। सो ONGC हैड द कैश बाय द रॉसनेफ्ट कंपनी, एंड रॉसनेफ्ट वांटेड टू सेल टू इंडिया बिकॉज दे डिड नॉट वांटेड कि चाइना आके मुझे खरीद ले। मैंने कल बताया था ना कि देयर इज अ डिस्ट्रस्ट, स्टिल देयर इज अ डिस्ट्रस्ट कि हम जो रशियंस हैं दे वांट कि इंडिया आके बैलेंस करे, बिकॉज सोवियत स्प्लिट है। अभी भी रशियंस डू नॉट ट्रस्ट दी चाइनीज, उनके पास लेकिन कोई एक तरीके से ऑल्टरनेटिव नहीं है। सब उनको, उनका कोई दोस्त नहीं बनता है, अल्टीमेटली उनको बीजिंग के पास जाना पड़ता है। सो रॉसनेफ्ट इन 2014 एंड 15 सेड टू ONGC कि भाई आप हमें बाई आउट कर लो, चाइनीज को बेचेंगे, हमें पैसे की जरूरत है, रशियन इकोनॉमी इज इन डीप ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस सैंक्शंस दैट वाज डन एज रशिया ऑक्यूपाइड क्राइमिया। रॉसनेफ्ट का जो एसेट्स है, उसके जो ऑयल फील्ड्स हैं, गैस फील्ड्स हैं, दैट इज वर्थ बिलियंस एंड बिलियंस, मतलब 200-300 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ एसेट्स। वी सैट ऑन द प्रपोजल, डिड नथिंग, आर्टिकल्स वेर रिटन। ओके, तो हमारा वही नहीं है ना दोस्त, हम आगे देखते नहीं है। एक फॉरेन सेक्रेटरी 2 साल के लिए आता है, वो क्या इंस्टीट्यूशनल चेंज करके जाएगा डिप्लोमेसी में? एक कैबिनेट सेक्रेटरी 2 साल के लिए आता है, वो क्या इंस्टीट्यूशनल चेंज करके जाएगा? तो ये सारी चीजें नहीं है। ओके, ये सारी चीजें नहीं है बेसिकली, हम हमारे दिमाग में नहीं रहती है। एक कंपनी है वेनेजुएला की, PD वेसा।
इट इज ओएनजीसी इक्विवेलेंट, जैसे हमारी ओएनजीसी है वैसी वेनेजुएला की पीडीवेसा है। पीडीवेसा सेड दैट वी आर अ बैंकरप्ट कंपनी, लेकिन हमारे पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स है। एनीवन वांट्स टू बाई, इंडिया को ऑफर नहीं दिया था। एनीवन वांट्स टू बाई, इंडिया कुछ नहीं बोला, चू भी नहीं किया इंडिया ने, इंडिया के इंजीनियर्स गए भी नहीं इवैल्यूएशन करने। आप बताओ इतना फोरसाइट होता तो हम आगे नहीं बढ़ जाते? इतना अगर हमारे में फोरसाइट होता भी तो हम आगे नहीं बढ़ जाते। दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, हम 5 साल सोचते हैं, ओके 5 साल आगे सोचते हैं। द चाइनीज थिंक 100 years फॉरवर्ड, द अमेरिकन थिंक्स 50 years फॉरवर्ड, वी थिंक्स 3 years फॉरवर्ड। उसके बाद हमारे इलेक्शन आ जाता है। 5 साल भी ज्यादा बोल दिया मैंने। 3 साल हम सोचते हैं आगे कि रोड बना दें, 80 करोड़ लोग को खाना दे दें, एंड यही हम सीमित हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द इंडियन पब्लिक पॉलिसी एंड द फॉरेन पॉलिसी? देयर इज नो प्लानिंग। द चाइनीज थिंक्स कि हम 100 साल आगे क्या करेंगे, अमेरिकन थिंक 50 साल आगे क्या करेंगे। हम सोचते हैं कि 3 साल आगे क्या करेंगे कि 5 साल में हम इलेक्शन फिर से जीत जाएं। एंड दैट इज नॉट अ जाइब अगेंस्ट एनी पॉलिटिशियन, दैट इज द कर्स ऑफ द सिस्टम, दैट इज द कर्स ऑफ द सिस्टम। थोड़ा सा वापस आ जाते हैं, अगर आप यहां पर आओगे। So what happened? What were the consequences of the fall of USSR? What is the fall consequences? तो सबसे पहले end of bipolarity for a brief period till the rise of China 1991 से लेके 2008 तक we were living in a unipolar world, not a multi, unipolar world. जो यूएसए है आज भी, it is still a sole superpower. Although China is trying to counter it, लेकिन यूएसए जो है वो सोल सुपर पावर है। सुपर पावर होने का क्राइटेरिया क्या है? It is the criteria of being a superpower. You have to be an economic powerhouse. You have to be a military powerhouse. You have to be a technological powerhouse. और military में भी you need to have a naval dominance. Okay. You need to have a blue water, proper blue water navy. Blue water navy का मतलब क्या होता है? The capability to operate in any ocean around the world. Okay. So USA is the sole superpower even in 2023. Why? Because military front पे और इकोनॉमिक फ्रंट पे चाइना अभी भी पीछे है। इट स्टिल कैन नॉट बी कॉल्ड अ सुपर पावर। ओके, और टेक्नोलॉजी फ्रंट पे इट इज कैचिंग अप वेरी रैपिडली। एक्चुअली में टेक्नोलॉजी में स्पेशली इन न्यू एज टेक्नोलॉजी लाइक एआई एंड न्यू एज टेक्नोलॉजी लाइक मशीन लर्निंग, एमएल, एआई, ये सारे इन सब चीजों पे टेक्नोलॉजी चाइना इज मच अहेड, एक्चुअली मच अहेड देन यूएसए। क्वांटम कंप्यूटिंग मच अहेड, even space technology, it is going much ahead. Okay, not till now but it is going much ahead. Okay, so military में पीछे है लेकिन still अभी क्या है that it is trying to reach parity. It is also making those super carriers, उसका भी प्लान है, लेकिन उसको 2040-50 तक लग जाएगा सुपर पावर स्टेटस बनने में। आज का सोल सुपर पावर कौन है? यूएस है। इट वाज अ यूनिपोलर वर्ल्ड टिल 2008 2009। उसके बाद क्या हुआ कि चाइना जो है वो एक चैलेंज थ्रो करने लगा। तो टेक्निकली अभी भी यूनिपोलर है स्टिल, बिकॉज यूएसए इज अ सुपर सोल सुपर पावर। लेकिन चाइना जैसे जैसे राइज करेगा, ओके अभी तो चलो अगेन व्हाट इज द प्रॉब्लम, चाइना में भी अब गैप्स दिखने लगे हैं। यूएसए इज रीनिंग सुप्रीम। यूएसए कितना पावरफुल है दैट द चाइनीज इकोनॉमी हैज स्टार्टेड शोइंग साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन एंड साइंस ऑफ एजिंग, and the Chinese society has started showing those TFR का problem, बहुत सारी problems आ गई है। Chinese economy is in a total disarray. Okay, लेकिन यूएस जो है अभी भी resilient है। That is the power of the United States. Okay, that is the power of United States. अब ये बात अगर आप बोलोगे ट्विटर पे जाके, कहीं भी जाके, तो you will be called an American agent. Okay, who doesn't believe in your country's own potential. But आपके सामने है, आज के डेट में अमेरिकन जो है they have a 100-year lead compared to that of India. United States, especially the military industrial complex जो है उनका, it has a 100-year lead. एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आई हैव इसको मैं किसी को बताता नहीं हूं, लेकिन दिस इज समथिंग दैट आई थिंक वाज द रीजन व्हाई यूएसएसआर लॉस्ट। यहां ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो था, उसमें होता क्या है that whatever R&D, research and development military used to do in the USSR में
जो मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती थी वो मिलिट्री अपने आप तक रखती थी. देयर वाज नो कोलैबोरेशन विद द इंडस्ट्रीज. Whereas in the United States, जो भी research and development military करती थी, the American government used to encourage the military to transfer the technology to the industries. यहाँ पर एक अच्छी चीज क्या हुई कि अमेरिका की जो इंडस्ट्रीज थी उसको बेनिफिट हुआ इस नई टेक्नोलॉजी से विच द मिलिट्री वाज डेवलपिंग फॉर इटसेल्फ. और जो उसका इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन था फ्रॉम द 1960s टू द 1990s, it tripled, approximately tripled. Whereas सोवियत यूनियन में सोवियत जो लीडरशिप था उसने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था मिलिट्री को कुछ भी शेयर करने से इंडस्ट्रीज के साथ. That's why the famous military industrial complex, it was able, okay, the United States was able to surpass, basically जो surpass कर पाया जो प्रोडक्शन है यूएसएसआर का. कंप्यूटर रेवोल्यूशन, एवियोनिक्स, कॉनकोड है क्या? कॉनकोड जानते हो ना, पेरिस से न्यूयॉर्क आपको थोड़े विद इन मिनट्स पहुंचा देता था. कॉनकोड है क्या? कंप्यूटर्स है क्या? कंप्यूटर वाज इनिशियली SR-71. ये सब है क्या? बेसिकली मिलिट्री के टेक्नोलॉजीज है विच वाज ट्रांसफर्ड टू द प्राइवेट इंडस्ट्री and with the blessings of the United States government, whereas the Soviet government ये सोच के कि मेरे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जो मैं कर रहा हूँ, whatever research and development I am doing, वो लीक हो जाएगा, तो मिलिट्री वालों को स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि आप बात नहीं करेंगे आगे. एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि यूएसएसआर का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो पुराने टेक्नोलॉजी पे चल रहा था. 1940s और 50s के टेक्नोलॉजी पे प्रोडक्शन हो रहा था. Whereas the Americans, they had leapfrogged into the 21st century by 1970. Why? Because military जो है, military की टेक्नोलॉजी है, उसने उसने ट्रांसफर कर दिए अपने सारे अच्छे अच्छे चीजें. ठीक है, ऑल राइट. सो दिस वाज दिस वाज द टोटल थिंग, कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर. इंडिया को भी मैंने डाल दिया, इंडिया इज ऑल्सो राइजिंग पावर. रीजनल कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर. बाल्कन्स वगैरह में टीटो जो था उनका प्रेसिडेंट, हु वाज कीपिंग द होल कंट्री टुगेदर, जोसेफ ब्रोस टीटो, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, ही वाज कीपिंग द एंटायर कंट्री टुगेदर. और जैसे ही टीटो मारा, एथनिक फॉल्ट लाइंस, बिकॉज यूगोस्लाविया जो है वो 4-5 एथनिसिटीज जैसे क्रोएशियंस, सर्बियंस, कोसोवियंस, ओके, एंड डिफरेंट पीपल से बना था. ठीक है, बॉस्नियंस, उनसे बना था. तो दे स्टार्टेड फाइटिंग आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर फिगर ऑफ टीटो. मिडिल ईस्ट में भी कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए, सद्दाम के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया. इराक में इंटरवेंशन हुआ बिकॉज देयर वाज नो कंट्री टू चेक यूएस डोमिनेंस. नाउ यूनाइटेड स्टेट्स किसी भी कंट्री में विदाउट एनी प्रॉब्लम जा पा रहा था. पहले क्या होता था, यूएसएसआर की हेल्प तुरंत आ जाती थी. इंडिया को हेल्प आई थी 71 में, इफ यू गाइस रिमेंबर, इंडिया को हेल्प आई थी. नहीं तो जो उसका यूएसएस एंटरप्राइज है, 74th ईगल स्ट्राइक फोर्स यूएसएस एंटरप्राइज जो है, उनका सुपर कैरियर, इट गॉट इनटू द बे ऑफ बंगाल with the intention to strike Indian ports. कैलकाटा ऐसा था कि कैलकाटा को स्ट्राइक करना था, बट उनको ट्रेल कौन कर रहा था? यूएसएसआर का न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन. तो यूएसएसआर जब डिक्लाइन किया, देयर वाज नो कंट्री टू अपोज, देयर वाज नो कंट्री टू अपोज यूएसएसआर. ओके, there was no friend, basically there was no friend to oppose. तो unabated इराक में चले गए, इराक में जाके सद्दाम को मार दिया. ओके, सद्दाम को फांसी पे चढ़ा दिया. ये सब क्यों हुआ? Why did it happen? Okay, what was the reason? अफगानिस्तान में कैसे चले गए unchecked? How they were able to bomb? About 1 million Iraqis died because of a unipolar world. Okay. Okay. Then after the collapse of यूएसएसआर, जो ईस्ट यूरोपियन था, मैंने आपको क्या बताया था, ईस्ट जर्मनी, जर्मनी के 2 पार्ट थे. जर्मनी के इधर की सारी कंट्री जैसे फ्रांस, यूके, आयरलैंड, आइसलैंड, आपका स्पेन भी लगा लो, स्पेन, पोर्चुगल, दीज वेयर अंडर दी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, यूएस नेटो इन्फ्लुएंस, और इधर वाले सोवियत इन्फ्लुएंस में थे. जब सोवियत यूनियन कोलैप्स किया, यूरोप बिकेम वन कॉन्टिनेंट, प्रॉपरली एक कॉन्टिनेंट बन गया. आयरन कर्टन जो था, जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, आयरन कर्टन नीचे आ गया, आयरन कर्टन नीचे आ गया. ठीक है, उससे क्या हुआ, यूरोपियन इंटीग्रेशन बिकेम पॉसिबल. ऑल द यूरोपियन कंट्रीज दे केम टुगेदर एंड एस्टैब्लिश द यूरोपियन यूनियन. और उसके बाद यूरो जो है उनका कॉमन करेंसी बन गया. एंड
ट्रीटी जो है 1992, विद इन 1 ईयर ऑफ द फॉलिंग ऑफ द यूएसएसआर, 1 साल के अंदर यूरोपियन यूनियन एक कॉमन टेरिटरी बना दिया, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन वाज लेड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। ओके, सो ठीक है, ये सारा पॉइंट्स हो गया आपका। दिस डॉक्यूमेंट इज गिवन टू यू, ये डॉक्यूमेंट आपको मिल गया है। अब थोड़ा सा लास्ट के 2 मिनट मुझे दे दो। देयर वेर सम, देखो वॉर तो था, कोल्ड वॉर तो था, लेकिन देयर वेर सम आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी एज वेल, देयर वेर सम अटेम्प्ट्स एट पीस एज वेल, देयर वेर सम अटेम्प्ट्स एट पीस एज वेल बाय यूएसएसआर एंड यूएस। उसमें सबसे पहला क्या था, याल्टा कॉन्फ्रेंस। तो आपको मैंने ये चीज बताई थी, बोथ यूएस एंड यूएसएसआर वेयर एलाइज, दोनों क्या थे, दोनों एलाइज थे। ओके, बोथ कंट्रीज वेयर एलाइज, ठीक है। सो हियर इज द थिंग कि एलाइज थे लेकिन अनईजी अलायंस था, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस था दोनों के बीच में। ओके, देन फाइनली व्हाट हैपेंड वाज, मैंने ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के बारे में आपको बताया। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन से दोनों में वॉर जैसा सिचुएशन आ गया। दे स्टार्टेड डिवाइडिंग द वर्ल्ड इनटू 2 कैंप्स, द यूएसएसआर कैंप एंड द यूएस कैंप। लेकिन उनको ये रियलाइज हुआ आफ्टर स्पेशली द 1962 बे ऑफ पिग्स इन्वेजन एंड द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, व्हेन द एंटायर वर्ल्ड केम टू अ न्यूक्लियर आर्मागेडन, इट केम क्लोज टू अ न्यूक्लियर होलोकॉस्ट बेसिकली। तो उनको रियलाइज हुआ कि कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा अपने अपने तरफ है, लड़ाई झगड़ा अपने तरफ है, बट देयर नीड्स टू बी सर्टेन काइंड ऑफ मैकेनिज्म। तो उन्होंने पीटीबीटी स्टार्ट किया, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। उसमें दे प्रोहिबिटेड न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट इन द एटमॉस्फेयर। बोथ यूएसएसआर एंड यूएस दे केम टुगेदर, और एटमॉस्फेयर में उन्होंने जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका टेस्ट को बैन कर दिया। और दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट एफर्ट टू लिमिट द आर्म्स रेस, बिकॉज जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है उसने दोनों कंट्रीज को बहुत ट्रॉमा दिया था। बिकॉज दे रियलाइज कि यार थोड़ा भी अगर वो सोवियत सबमरीन्स की स्टोरी मैंने बताई थी ना, दैट सोवियत सबमरीन को ऑर्डर था कि अगर आपको कोई ऑर्डर ना आए तो ये समझ लेना कि मॉस्को पे अटैक कर दिया है यूएस ने, और आप अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स छोड़ देना यूएस सिटीज पे। एंड व्हेन इट वेंट सबमर्ज, जो सबमरीन नीचे गई सी के, तो उसका कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो गया बिकॉज ऑफ सम मैल फंक्शन। तो वहां पर जो उसका लीडर था, he said कि अब तो मैल फंक्शन हो गया है, लेट मी प्रेस द न्यूक्लियर बटन, और मैं क्या करूंगा, अब मैं बदला लूंगा। बट जो उसका सेकंड इन कमांड था, he said कि नहीं सर, आप थोड़ा वेट करो, वेट करो, हो सकता है ये टेक्निकल मैल फंक्शन की वजह से हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बट ही सेड कि नहीं नहीं, मॉस्को खत्म हो गया, यूएस ने मॉस्को को खत्म कर दिया, अब हम वी कैन नॉट सिट हियर आइडल। बट ही सेड कि मैं एज अ सेकंड इन कमांड, और जो उसका थर्ड इन कमांड था, ही ऑल्सो सेड कि मैं आपको, वो चाबी होती थी जो न्यूक्लियर बटन होता है ना सबमरीन्स पे, उसमें चाबी होती है, एंड द कमांडर, सेकंड इन कमांड एंड द थर्ड इन कमांड, तीनों के पास एक चाबी दी जाती है एज अ कॉशनरी मेजर। तो सेकंड इन कमांड एंड द थर्ड इन कमांड दे रिफ्यूज्ड कि मैं इसको टर्न नहीं करूंगा। एंड ही थोड़ी देर के बाद व्हेन इट केम ऑन द सरफेस, तो उसको पता चला कि यार ये जो मॉस्को से सिग्नल्स आ रहे थे, दैट वाज बीइंग लॉस्ट ड्यू टू अ टेक्निकल malfunction. दैट्स व्हाई इट बिकेम सो इम्पोर्टेंट कि इस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पे वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता था। ऑलराइट, बेसिकली वर्ल्ड वॉर 3 लग सकता था। तो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी हुआ। ओके, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी हुआ। देन स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, सॉल्ट करके एक ट्रीटी था। ये यूपीएससी में पूछ सकता है, 10-15 मार्क का ये क्वेश्चन बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये सारा आपको याद होना चाहिए। ओके, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, सॉल्ट 1, ठीक है। देन उसमें क्या था, लिमिट द ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर आर्सनल, दे वांटेड कि एक दूसरे के न्यूक्लियर आर्सनल को कम करे। इंस्पेक्टर्स भेजना था, सोवियत इंस्पेक्टर्स अमेरिकन साइट्स पे आएंगे, अमेरिकन इंस्पेक्टर्स सोवियत साइट्स पे जाएंगे। देन सॉल्ट 2, सेम सॉल्ट को बेटर किया उन्होंने 72 से 79 में। दे लिमिटेड द स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव वेपन्स, ताकि दे डोंट स्टार्ट अक्वायरिंग those weapons of mass destruction at a scale जिससे पूरा वर्ल्ड ही खत्म हो जाए। लेकिन ऑलरेडी द अमेरिकन्स हैड around 3,000 to 5,000 nuclear weapons, whereas the Soviets had 8,000 nuclear arsenal. So this is very, enough. Already this was so enough कि वर्ल्ड को 100 बार
पूरे वर्ल्ड को 100 बार तबाह कर सकता था, 100 टाइम्स ओवर। ओके, यस। देन INF करके हुआ था, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। तो उसमें क्या था कि इंटरमीडिएट रेंज और शॉर्टर रेंज मिसाइल्स जिसमें न्यूक्लियर टिप कैरी हो सकता था, उसको बैन करने का, उसको एलिमिनेट करने का एक ट्रीटी था। दिस वाज इन 1987, जब चीजें स्टेबलाइज हो गई थी। गोर्बाचेव वाज इन पावर एंड गोर्बाचेव वाज अ ही हैड सॉफ्ट स्टांस फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज। ओके, देन स्टार्ट करके एक ट्रीटी है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। दिस वाज इन 1991 and this limited the number of strategic nuclear weapons that both countries had. Helsinki Accords 1975, this was done to improve relations between the communist bloc and the west. This was after the Vietnam war. ये वियतनाम का जो फॉल हुआ था, फॉल ऑफ साइगॉन जिसको बोलते हैं, उसके बाद वियतनाम वॉर के बाद दिस हैपेंड। एंड यूरोपियन बॉर्डर्स जो है उसको रिकॉग्नाइज करना। यूरोपियन कंट्रीज, ओके, यूरोपियन कंट्रीज दो पार्ट में डिवाइडेड थी, वन वाज द सोवियत इन्फ्लुएंस, वन वाज द यूएस इन्फ्लुएंस। तो दोनों में बेसिकली कोऑपरेशन बढ़ाना। दिस वाज इन द हेलसिंकी अकॉर्ड। वेयर इज हेलसिंकी? इट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। ओके, देन कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था, तो ये 1959 में हुआ था। इसको कंफ्यूज मत करना, बिकॉज देयर वाज वन कैंप डेविड अकॉर्ड दैट आई टॉट यू इन पैलेस्टाइन वाला क्लास में, दैट वाज इन 1979 बिटवीन अनवर सदात एंड मेंचिम बेगिन, राइट? तो कैंप डेविड अकॉर्ड एक और हुआ था 1959 में। ओके, और वहां पर आइजनहावर और क्रुश्चेव के बीच में हुआ था। दिस वाज द टाइम जहां पर क्रुश्चेव ने पेप्सी ट्राई किया था। ओके, सो एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग चीज है दैट यूएसएसआर में पेप्सी मिलती थी। व्हाई? बिकॉज पेप्सी वाज एबल टू कैच क्रुश्चेव जब वो यूएस गया था 59 में, एंड उसको पिलाया। एंड क्रुश्चेव सेड ये है क्या? ही सेड पेप्सी है। जब उसने पेप्सी पिया तो ही अरे यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको मंगाओ। ओके, इसको यूएसएसआर में लेके आओ तुम। इसीलिए कोक नहीं था। ओके, कोक जो था इट वाज नॉट इन यूएसएसआर अंटिल द फॉल ऑफ यूएसएसआर। लेकिन आज के डेट में कोक, even though Pepsi had a 40 years head start, Coke was able to capture the Pepsi market. Okay, Pepsi जो था, it was lucky because Khrushchev को उसने पकड़ लिया था। वहां पर there was a fair, बेसिकली एक मेला टाइप का लगा था जहां पर अमेरिकन कंपनीज अपना दिखा रही थी प्रोडक्ट्स। तो क्रुश्चेव को वहां पर लेके जाया गया व्हेन ही वेंट फॉर द कैंप डेविड अकॉर्ड्स। और क्रुश्चेव जो था वो उस समय क्या कर रहा था? डीस्टालिनिफिकेशन। एंड ही वाज सेइंग दैट जो स्टालिन ने किया वो गलत किया, और हमें वेस्टर्न कंट्री के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है। ओके, yes, supermarket with abundant groceries, that was also one of the things that Khrushchev saw, and he said कि ये इतनी सारी चीजें कैसे है, and he said कि हमारे यहाँ इतनी चीजें होती हैं। अमेरिकन सेड, जो अमेरिकन उसका लाइजनिंग ऑफिसर था, ही सेड कि यार ये इतनी सारी चीजों कितने लोग आते हैं यहाँ पर। ही सेड कि इतने लोग आते हैं। ही सेड तो इनमें ये बट जाता है। ही सेड बांटते नहीं है, जिसको जितना खरीदना है वो खरीद सकता है। Khrushchev was actually impressed. Then Plaza Accord happened in 1985. तो Plaza Accord जो है, this was not entirely between the US and USSR. This was, basically an economic conference which involved multiple countries, and it was to devalue the US dollar in relation to the Japanese yen. And आज भी Plaza Accord को conspiracy कहा जाता है against the Japanese by the US, because Japanese उस समय they were on road to beat the United States. और उस समय क्या हुआ? जापानीज येन को ना स्ट्रेंथन कर दिया गया। जापानीज येन को बहुत स्ट्रेंथन कर दिया गया, और जापान का जो इकोनॉमी है उसको सैबोटाज किया गया था, ऐसा कहा जाता है, अंडर द प्लाजा अकॉर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। और उस समय क्या होता था? यूनाइटेड स्टेट्स वाज अंडर द थ्रेट बिकॉज जापानीज इकोनॉमी वाज बूमिंग, एंड यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोटेस्ट होते थे जहां पर टोयोटा के कार्स और सोनी के वॉकमैन तोड़े जाते थे। सो यूनाइटेड स्टेट्स ने बेसिकली एक कॉन्स्पिरेसी की थी जिसमें जापानीज येन को बहुत स्ट्रांग बना दिया था, और जापानीज एक्सपोर्ट्स को, जापानीज येन स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? जापानीज एक्सपोर्ट विल बिकम चीपर और कॉस्टलियर। ओके, तो जापानीज येन को जो बेसिकली उसको इतना स्ट्रांग कर दिया कि जापानीज एक्सपोर्ट्स इट बिकेम कॉस्टलियर, और जापानीज कंज्यूमर्स जो हैं दे स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर, बिकॉज जापानीज कंज्यूमर्स जो हैं वो बहुत अमीर हो गए अचानक से। उनका जो जापानीज येन का दाम है वो ज्यादा बढ़ गया, एंड उनके एक्सपोर्ट्स कम होते रहे, स्पेंडिंग बढ़ गया, दे बिकेम वेरी एफ्लुएंट, और उनका एक्सपोर्ट्स घट गया। दिस हैपेंड टिल 1993।
when the Japanese realized that, oh my God, 1989-85 में मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की गई थी, because 1993 में जापानीज इकोनॉमी went into deep recession. What was the reason? Again, एक्सपोर्ट्स उनके जो थे कंपिटिटिव रहे नहीं, बिकॉज यूएस डॉलर के अगेंस्ट डिवैल्यू कर दिया गया. तो अमेरिका एक तरीके से आप कह सकते हो कि अपने दोस्त का भी नहीं है. अमेरिका जो है वो अपने दोस्त का भी नहीं है. और आज के डेट तक जापानीज इकोनॉमी इज इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिक्लाइन. 1986 में रेकयाविक समिट हुआ था. रेकयाविक इज वेयर इट इज इन आइसलैंड. आइसलैंड में एक समिट हुआ था. दिस इज मिखाइल गोर्बाचेव एंड दिस इज रोनाल्ड रीगन, एंड बोथ ऑफ देम दे सेड कि अब हमें बेसिकली अपनी जो दुश्मनी है उसको कम करनी पड़ेगी, और वी हैव टू कम टुगेदर, बिकॉज यूएसएसआर जो है वो इस पोजीशन में नहीं है that it can continue with this arms race and with this constant struggle with the United States. तो ये दोनों रेकयाविक में मिले थे, आइसलैंड में. Okay, then 1987 में again Washington summit happened, और वहां पर ह्यूमन राइट्स, रीजनल कन्फ्लिक्ट्स, आर्म्स कंट्रोल, इन सब बातों को उन्होंने डिस्कस किया था. 1989 में माल्टा समिट हुआ था. सो आई थिंक कल हमने बात कर ली थी इसके बारे में, सिनो सोवियत स्प्लिट के बारे में. 1972 आपको पता है, ये देखो, ये रोनाल्ड रीगन है, सॉरी रिचर्ड निक्सन है, और ये मिल रहा है माओ से. और इसको किसने मिलाया था? डू यू गाइज नो इसको किसने मिलाया था? पाकिस्तानियों ने मिलाया था. तो पाकिस्तानी बेसिकली वाज द इंटरलोक्यूटर और द दलाल बिटवीन चाइना एंड यूएस. और इन सिनो सोवियत स्प्लिट हो चुका था, तो रिचर्ड निक्सन ने अमेरिकन कंपनीज को बोला, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन चाइना, बिकॉज हम यूएसएसआर के अगेंस्ट एक नया पावर खड़ा करना चाहते हैं. ओके, हम एक नया पावर खड़ा करना चाहते हैं. ओके, देखा है फॉरेस्ट गंप में, ही गोज टू चाइना टू प्ले पिंग पोंग, राइट? तो पिंग पोंग प्लेयर्स, टेबल टेनिस प्लेयर्स बेसिकली अमेरिका से गए थे चाइना to show, basically to signify, सर अब हम यूएसएसआर के अगेंस्ट लड़ेंगे. कल मैंने बता दिया था व्हाट वाज द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन यूएसएसआर एंड चाइना. यूएसएसआर क्या बिलीव करता था? दैट द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन विल बी लेड बाय एन इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड urbanized middle class or the working class, not the middle class, by the working class. Whereas China, जो माओ है, this person, by the way, he did not used to brush his teeth, और ये कहता था शेर कभी ब्रश नहीं करता है. ओके, सो माओ जो है, माओ बिलीव्ड कि रूरल पीजेंट्स, not every country which want communism is industrialized, not every country used to is industrialized, and rural peasant जो है, rural peasants भी लीड कर सकते हैं कम्युनिस्ट. तो उसी के बेसिस पे दोनों के बीच में खींचातनी चली. और आफ्टर स्टालिन डाइड, माओ स्टालिन को अडोर करता था, बट आफ्टर स्टालिन डाइड उसको लगा कि यार ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, आई विल बी द न्यू लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक. और ये सिनो सोवियत स्प्लिट हुआ. तो रिचर्ड निक्सन सेड आफ्टर दिस, इसका बता सकते हो व्हाट वाज द कैटलिस्ट? रिचर्ड निक्सन फाइनली क्यों गया, उसके पीछे का रीजन क्या था? अभी मैंने बताया था, द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश एंड द लॉस ऑफ पाकिस्तान एज अ मेजर नॉन नेटो एलाई. तो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के बाद में ही सेड दैट ओके, नाउ इट इज द टाइम कि चाइना जो है एक कॉमन एनिमी है अगेंस्ट इंडिया. इंडिया का एक कॉमन एनिमी है. पाकिस्तान को इंडिया ने बहुत बुरी शिकस्त दी. इट हैज डिफीटेड इंडिया वेरी बैडली. नाउ व्हाट आई विल डू कि मैं इंडिया को तो ठिकाने लगाऊंगा ही, और यूएसएसआर को भी साथ में ठिकाने लगाऊंगा, और मैं चाइना को बड़ा कर दूंगा. एंड इट वर्कड फॉर सम टाइम, बट आज के डेट में इसको बड़ा किया चाइना को. उन्होंने, अमेरिकन कंपनीज ने इन्वेस्ट किया, अपने फैक्ट्रीज लगाए, और आज के डेट में अब चाइना ही उसका सबसे बड़ा नेमेसिस बन गया. ओके, so this was the class, the fall of USSR. Cold War is over. Every portion of Cold War is over. Any questions that you guys might have? Any questions that you guys might have? The entire Cold War is over for you. आप लिख सकते हो, कहाँ यूज कर सकते हो, ऐसे में यूज कर सकते हो. जितनी बातें मैंने एक्स्ट्रा बताई थोड़ा बहुत इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, वो आप कर सकते हो. ओके, यू कैन रीड दैट, और उसको कोट कर सकते हो एसेज में. वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ भी छूटेगा नहीं आपसे, आई कैन गारंटी. दिस इज माई गारंटी दैट वर्ल्ड हिस्ट्री में
भी आपका छूटने वाला नहीं है। आफ्टर वी आर डन विद दिस थिंग, PSIR में बिल्कुल जम के कोट करना, PSIR पेपर 2 में, राइट, उसमें जम के कोट करना, nothing is going to stop you. Okay. Okay, so any questions that you guys have? Any questions? No?